दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 61, तुम्हें मरना होगा समझी। शनाया को इंजेक्शन लगाने के बाद उसे बेहोश करके वो आदमी अपने चेहरे से मास्क हटाकर बोला, तुम लोग की हालत क्यों खराब हो गई। मैं हूं प्रणय। बॉस ने मुझे ये काम पर्सनली अंजाम देने को कहा है। उसका चेहरा देखकर वो लोग जो पहले से वहां मौजूद थे और जो शनाया को लगभग किडनैप कर ही लिया था, पर शनाया ने उन सबको अपने कराटे का हुनर दिखाते हुए जमीन पर लेटा दिया था और वहां से भागने वाली थी, तभी प्रणय आकर उसे पीछे से इंजेक्शन लगा दिया। वरना शनाया वहां से अब तक भाग चुकी होती। शनाया की प्रॉब्लम इसलिए और भी बढ़ गई थी क्योंकि अभी तक उसके चेहरे को कपड़ों से बांधा गया था, वरना वो प्रणय की पकड़ में कभी नहीं आती बल्कि उन सबको धूल चटा देती। पर चेहरे पे कपड़ा बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं समझ पाए। खैर, शनाया को बेहोश करने के बाद वो लोग कार में उसे बैठा दिया। शनाया पूरी तरीके से बेहोश थी, तभी उन्हीं में से एक आदमी ने अपना शोल्डर और जबड़ा सहलाते हुए कहा, इस लड़की को हल्के में मत लो, काफी डेंजरस है ये। इतनी जोरदार पंच मुझे मारा है कि मेरा जबड़ा तोड़ दिया है और शोल्डर की हड्डियों का भी कीमा बना दिया है। तभी दूसरे ने कहा, हाँ प्रणय, अगर तुम नहीं आते तो ये लड़की पक्का यहाँ से फरार हो जाती, फिर बॉस हमें जिंदा गाड़ देते। इस पर प्रणय ने कहा, वो सब छोड़ो, अब ये कुछ नहीं कर सकती, इसे बेहोश कर दिया है मैंने। नील सिंह खुराना की बीवी हमारे पास है, बॉस को कॉल करो और पूछो कि इसका क्या करना है। अब नील सिंह खुराना, द बिजनेस टाइकून एंड डेंजरस माफिया, को पता चलेगा वालिया खानदान से पंगा लेने का अंजाम, और वो आदमी जिसका नाम प्रणय था। वो जोर जोर से हंसने लगा। दूसरी तरफ नील गुस्से से खलबला रहा था कि आखिर शनाया की हिम्मत कैसे हुई उसकी बात ना मानने की और यहाँ से भाग जाने की। नील ने ऋतिक को शनाया के घर पर भेजा था और उसे पता था कि वो इतनी जल्दी इंडिया से भाग नहीं सकती। अगर वो इंडिया छोड़कर भागना भी चाहे तो अपनी दोस्त को छोड़कर कभी नहीं भाग सकती। और साथ ही नील ने एयरपोर्ट पर भी अपने आदमियों को भेज दिया था। अब तक दादी भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब घर में हो क्या रहा है। दादी माँ नील को देखकर बोली, नील बेटे, ये हो क्या रहा है। कोई मुझे बताएगा कि शनाया घर छोड़कर आखिर क्यों गई। नील ने दादी को शांत कराते हुए कहा, जस्ट काम डाउन, शनाया बहुत जल्द हमारे पास होगी। और फिर दादी को लिविंग रूम में लेकर आया और उन्हें काउच पर बैठाकर बोला, दादी, मैंने आपसे कहा था ना कि वो लड़की इनोसेंट नहीं है, और ये भी कहा था कि जब तक मेरी परमिशन ना हो उसे घर से नहीं जाने देना है। पर फिर भी आपने उसे उस दिन घर से बाहर जाने दिया, वो भी अकेले। और आज देखिए, वो मौका पाते ही घर से भाग गई। सारे बॉडीगार्ड्स की उसने हड्डी पसली एक कर दी है और निकल गई यहाँ से। इस पर दादी ने कहा, अरे भाई, तुम मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो। मैंने आज तो उसे नहीं जाने दिया ना, आज जरूर तुमने उसके साथ कुछ किया होगा जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा और वो घर छोड़ दी। तुम हो ही इतने खतरनाक, कौन तुम्हारे साथ रहना चाहेगी। सिर्फ हैंडसम दिखने से कुछ नहीं होता है, दिल खूबसूरत और काइंड होना ज्यादा जरूरी है। एंड आई एम श्योर तुमने ही कुछ गलत किया होगा, तभी शनाया को यूं रात को अकेले घर से जाना पड़ा। उसके बाद दादी माँ नील को लगातार डांट लगा रही थी और शनाया के जाने का ब्लेम भी उसे ही कर रही थी। नील ने दादी माँ को देखते हुए कहा, दादी माँ, ये आप क्या कह रही हैं। शनाया यहाँ से गई नहीं है, बल्कि वो मौका पाते ही यहाँ से भाग गई। दादी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, शनाया जैसी है वैसी दिखती नहीं है, वो काफी शातिर लड़की है। नील की बात सुनकर दादी ने कहा, इस वक्त मैं शनाया के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि शनाया बहुत ही मासूम बच्ची है और शनाया को वापस इस घर में लाना तुम्हारा काम है, समझ गए। इससे पहले कि नील दादी को कुछ समझा पाता, जोसेफ वहां आ गया और नील के पास आकर बोला, सर, शनाया मैडम अपने घर पर भी नहीं है और उसकी दोस्त अनुष्का और वो लड़की युवराज की गर्लफ्रेंड, वो दोनों अभी भी उनके घर पर ही है। नील ने कहा, आर यू श्योर अबाउट दैट। जोसेफ ने कहा, यस सर, वेरी श्योर। वहीं युवराज, जो अभी अभी क्लब से पार्टी करके घर पहुंचा था, वो जोसेफ के मुंह से अपनी गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर बोल पड़ा, अरे वाह, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बातें चल रही हैं। आप लोग को कब से मेरी गर्लफ्रेंड में इंटरेस्ट होने लगा। असल में युवराज इस वक्त थोड़े नशे में था, तभी वो नील के पास कुछ बोल पा रहा था, वरना युवराज की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो नील के सामने आए। युवराज की बात सुनकर जोसेफ ने कहा, इट्स नॉट अबाउट यू, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। युवराज ने नशे में हिलते डुलते कहा, झूठ बोल रहे हो तुम जोसेफ, मैंने खुद सुना है। तुमने नील भाई से कहा कि युवराज की गर्लफ्रेंड भी थी। अब बताओ, कहा कि नहीं कहा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड से कहाँ मिले, बताओ, मुझे जानना है अभी। नील को युवराज की बकवास से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से युवराज को एक लुक दिया। नील के कठोर एक्सप्रेशन देखकर युवराज नशे में भी डर गया था और एकदम चुप हो गया, जो अभी अभी जोसेफ से कई सवाल कर रहा था और कुछ ही पल में वहां से गायब भी। नील और जोसेफ से कुछ दूर पर दादी थी।
जो काउच पे बैठी हुई थी वो साफ साफ कुछ सुन तो नहीं पा रही थी कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, पर दादी को इतना पता चला चुका था कि ये दोनों कुछ सीरियस मैटर डिस्कस कर रहे हैं। जोसेफ की बात सुनकर नील को भी ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ तो गलत हो रहा है। ये लड़की कहाँ जा सकती है? अपने घर पर भी नहीं है और ना ही ये एयरपोर्ट गई। और जिस जिस एरिया से ये लड़की मुझसे छुप कर जा सकती थी, उन सभी जगह रोड सबको मैंने पहले ही करवा दिया था। फिर ये कहाँ चली गई? नील ने शनाया को ढूंढने के लिए अपने बहुत सारे आदमी सारे जगहों में फैला रखे थे। और नील की एक कॉल के बाद मुंबई से कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की गई थी। सबको रुकवा दिया गया था। और नील ने हर एरिया में रोड को ब्लॉक भी करवा रखा था, ताकि शनाया कहीं न जा सके। और इन सब के बावजूद भी वो अब तक नहीं मिली थी। ये सब देखकर नील ने मन में कहा, आई थिंक ये सब कुछ और ही चल रहा है। मुझे पता करना होगा। नील को परेशान देखकर जोसेफ ने मन में ही कहा, नील सर काफ़ी परेशान लग रहे हैं। वो भी शनाया मैडम के लिए। इट्स स्ट्रेंज, आज तक उन्हें किसी की परवाह नहीं थी, और आज वो शनाया मैडम के लिए परेशान लग रहे हैं। कहीं उन्हें शनाया मैम से लाव तो नहीं हो गया? जोसेफ अपनी सोच से बाहर आकर बोला, सर, शनाया मैडम की दोस्त यही है। मुझे नहीं लगता कि वो मुंबई से बाहर कहीं भी जा सकती हैं। उसी वक्त ऋतिक भी वहां पहुंच गया और जोसेफ की बात सुनकर बोला, एग्जैक्टली, शनाया मुंबई से बाहर नहीं गई है, बल्कि ये मामला कुछ और है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। फिर नील को देखकर बोला, देख यार नील, तेरे कितने सारे दुश्मन हैं जो हर जगह फैले हुए हैं, वो तुझे कभी भी जीत नहीं सकते थे। तो उनमें से ही किसी ने शनाया को किडनैप किया हो ताकि तुझसे बदला ले सके, या कुछ और भी हो सकता है। ऋतिक की बात सुनकर नील ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही ऐसी ही किसी चीज की उम्मीद हो। वहीं दादी ने भी ऋतिक की बातें सुन ली थी, और सुनते ही वो एकदम से डर गई। उन्होंने ने चीखते हुए कहा, क्या शनाया को किडनैप किया गया है? और दादी माँ ये सोचते हुए सोफे पे ही बेहोश होने लगी। ये देखकर नील जल्दी से उनके पास आकर बोला, दादी माँ ऐसा कुछ नहीं है। ऋतिक तो बस यूं ही कह रहा था, ये बस एक शक है, प्लीज आप ऐसा कुछ मत सोचिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नील ये सब सिर्फ दादी माँ को टेंशन ना हो इसलिए कह रहा था, जबकि उसे भी पता था कि ऋतिक की बात सच होने के 99% चांसेस हैं। पर नील को यह समझ नहीं आ रहा था कि किसने ऐसा करने की जुर्रत की होगी। उसके इतने सारे दुश्मन थे कि उसे खुद ही पता नहीं चल रहा था कि उसके किस दुश्मन ने ऐसा किया है। नील का दादी माँ को बार बार तसल्ली देने से दादी माँ कुछ ठीक हुई, और नील से बोली, शनाया के साथ कुछ नहीं होना चाहिए बेट, वो हमारे घर की इज्जत है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगी। मुझे तो ये सोचकर ही मौत से बुरा महसूस हो रहा है कि अगर ऋतिक का शक सच हुआ तो क्या होगा। वो खूंखार गुंडे मेरी शनाया के साथ कुछ गलत किया तो वो अकेली बच्ची कैसे बचाएगी खुद को? दादी माँ की सारी बातें सुनकर नील का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। नील ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी और वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं ऋतिक और जोसेफ दादी माँ को संभाल रहे थे। अब तक घर में भी सबको शनाया के बारे में पता चल गया था। सब सोने की जगह अभी जगे हुए थे। नील अपने रूम में किसी इंपॉर्टेंट कॉल पर था। वो एक के बाद एक कॉल पर लगा था ताकि किसी तरह वो शनाया के बारे में पता कर सके। साथ ही उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। वहीं शनाया इस वक्त एक क्रूज पर थी। उसके हाथ और पैर को बांधा गया था। मिस्टर वालिया के भाई अमित वालिया अपने आदमियों और उनके बिजनेस पार्टनर रवि सहाय के साथ इस वक्त क्रूज पर मौजूद थे। शनाया की चीख सुनकर वो उसके रूम में गए जहां उसे बांधा हुआ था। उसे देखकर शनाया ने गुस्से से कहा, लुक बॉल्ड मैन, जस्ट लीव मी, लेट मी गो। कुत्ते, तुम जानते नहीं हो मैं किसकी बेटी हूँ? आलोक रायचंद की बेटी हूँ मैं। शनाया की बात सुनकर अमित वालिया ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, देखो जरा, इसे अभी भी मरे हुए आदमी का नाम लेकर मुझे धमकी दे रही है। इस पर शनाया ने कहा, चुप वे गंजे, वरना मैं तेरी जुबान काट डालूंगी। अगर मेरे भैया को पता चल गया ना तो तेरी खैर नहीं। अगर वाकई तू खुद को ताकतवर समझता है तो पहले खोल मुझे, फिर मुकाबला खुद ही हो जाएगा। धोखे से मुझे पकड़ क्या लिया, खुद को 30 मार खान समझने लगा। शनाया की बात सुनकर अमित वालिया उसके पास आकर उसका बाल पकड़कर नोचते हुए बोला, आज तक किसी ने अमित वालिया से ऐसे बात नहीं की, और तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? और फिर उसके मुंह पर एक पंच मारते हुए कहा, आज तेरा आखिरी दिन है, तुझे मैं ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया याद रखेगी, और मेरा बदला पूरा होगा। मिस्टर नील सिंह खुराना ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया, बदले में मैं उसकी सबसे प्यारी चीज, उसकी मोहब्बत, उसकी बीवी छीन लूंगा उससे। जब तुम्हें मारूंगा तब उसे एहसास होगा कि उसने हम सबसे कितनी कीमती चीज छीन ली है। तुम्हें मरना होगा, समझी? अमित वालिया की बात सुनकर शनाया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे मारकर कोई फायदा नहीं होगा। कज नील मुझसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं उससे करती हूँ। शनाया की बात सुनकर अमित की आंखें चौड़ी हो गई। वो गुस्से में बोला, सुनो लड़की, मुझे बेवकूफ बनाने के बारे में मत सोचना, मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला, समझी? धीरे धीरे शनाया अमित वालिया को अपनी बातों में उलझाते हुए अपनी हाथों के रस्सी को लूज किए जा रही थी, और वो इस क्रूज पर हुड़दंग मचाने को बिल्कुल तैयार थी। एपिसोड 62, क्रूज पर मचा हुड़दंग और नील ने मारा रिदान को थप्पड़। अमित वालिया ने शनाया की पूरी बात सुनकर कहा, सुनो लड़की, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। सब पता है मुझे, एक तुम ही हो उसकी जिंदगी में जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसलिए हमने तुम्हें किडनैप करके मौत के घाट उतारने का प्लान पहले ही बना लिया था, और तुझ पर हमारी नजर काफी पहले से है।
पर एक नील सिंह खुराना है जो अपने दुश्मनों के डर से अपनी बीवी को घर से बाहर ही नहीं आने देता था, पर तुम्हारी किस्मत में मौत लिखी थी। तभी तुम आज हमारी कैद में हो। हम लोग तो तुम्हें किडनैप करने के लिए कब से इंतजार में थे, और मौका मिलते ही हमने चौका मार दिया। तुम्हें किडनैप करके तो हमने इतिहास रच दिया है। शनाया उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे अपनी बातों में लगाने का सोची और कंफ्यूजन से पूछा, वो क्यों? इस पर अमित जोर जोर से हंसते हुए बोला, हा हा हा, इस बेवकूफ लड़की को ये भी नहीं पता कि हमने ऐसा क्यों किया। और फिर शनाया को घूरते हुए बोला, नील सिंह खुराना ऐसी चीज है कि जो ना कभी हाथ आता है, और ना ही उसकी फैमिली में से कोई भी। और हमने तुम्हें पकड़ लिया, यानी कि किडनैप कर लिया। नील सिंह खुराना की बीवी को किडनैप कर लिया, ये तो हुई ना इतिहास रचने वाली बात। लगता है तुम अपने हस्बैंड को अच्छे से जानती नहीं हो, और जानोगी भी कैसे? वो थोड़ी तुम्हें बताता होगा कि वो क्या क्या करता है, पर उससे बदला लेने के लिए तुम्हें मरना होगा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है फिर भी। इस पर शनाया ने कहा, पर ये तो गलत है, मुझे क्यों मारोगे? हिम्मत है तो उसे मारो, पर तुम लोग डरपोक हो तभी एक लड़की को निशाना बना रहे हो। अच्छे लोग लड़कियों को हाथ तक नहीं लगाते हैं। इस पर अमित इरिटेट होकर बोला, शट अप एंड शट योर माउथ। कहा ना कि तुम्हें मरना होगा तो मरना होगा, क्योंकि तुम्हारे मरने से ही नील सिंह खुराना की अकड़ कम होगी। उसने पूरी मुंबई को अपने अंडर में कर रखा है। जब से वो बिजनेस की दुनिया में आया है, पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिलाकर रखा है। हम सब तो उसके सामने बस एक चींटी की तरह रह गए हैं। ये भी काफी नहीं था नील सिंह खुराना के लिए, इसलिए उसने पॉलिटिक्स भी कदम रख दिया, और अब मुंबई में उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। अमित की बात सुनकर शनाया उसे घूर रही थी। ये देखकर अमित ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? सब लोगों को पता है कि यशवंत सिंह खुराना को CM बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि नील सिंह खुराना है, जो खुद CM तो नहीं बना, पर सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। तभी बीच में ही शनाया ने जोर से कहा, इनफ, बस बहुत हो गया तुम्हारा। मुझे मारना है तो अभी मार दो। अगर मैं बच गई ना तो तुम सबके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। शनाया अमित समेत अपने सामने क्रूज के उस रूम में खड़े सबको एक नजर देखा और घूरते हुए कहा। अमित ने भी काफी रूडली जवाब दिया, हम तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देंगे, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे, और वीडियो शूट करके नील सिंह खुराना को सेंड करेंगे, तक वो भी तड़पें और यूं ही तड़पता रहे। इस पर शनाया को हंसी आ गई। वो जोर से हंसते हुए बोली, आई कांट बिलीव, मुझे तुम सबकी अकल पर हंसी आ रही है। सॉरी, मैं बता चुकी हूं कि मुझे कुछ भी करने से या मारने से नील को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शनाया को ऐसे सिचुएशन में हंसते हुए देखकर अमित ने कहा, ए लड़की चुप करो, मैंने भी कहा ना हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। एंड अपने आदमियों को घुरकर बोला, नजर रखो इस लड़की पर, काफी शातिर है ये लड़की। और फिर वो उस रूम से बाहर निकल आया। उसके जाने के बाद शनाया ने मन में बोला, ओ गॉड, कब खुलेगा मेरा हाथ? कब से खोलने की कोशिश कर रही हूँ और पेशेंस कर रखा है, वरना मेरा तो मन कर रहा है कि इन सब पर झपट कर टूट पड़ूं। पर इस कमीने लोगों ने काफी स्ट्रॉन्ग बांध रखा है, तभी ये खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मैं खुलकर कोशिश भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने कुत्तों का एक बड़ा सा झुंड मौजूद है, जिसने अगर देख लिया कि मैं अपना हाथ खोलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, तो ये पालतू कुत्ते मुझे ये भी नहीं करने देंगे और कहीं और ही मुझे शिफ्ट कर देंगे। ओ गॉड, मैं किन बेकार कामों में लग गई हूँ। क्या जरूरत थी मुझे घर से भागने की, वो भी रात को? सुबह तक का वेट कर लेती। क्या सोचा था मैंने और क्या हुआ? सोचा था कि अनुष्का और निधि को साथ लेकर लंदन चली जाऊंगी, और इस नील सिंह खुराना का क्या करना है वो प्लान भी वही बनाऊंगी, पर इस माफिया को खुद को टच तक नहीं करने दूंगी। पर मेरी किस्मत तो देखो, मुझे इस कैद में लाकर रख दिया, जहां मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूं। शनाया को ऐसा लग रहा था कि गॉड उससे बहुत ही ज्यादा नाराज है। तभी तो पहले उसके प्यार उसके हस्बैंड आर्यन मलिक को उससे हमेशा के लिए छीन लिया, और फिर भी उसके लिए मुसीबत कम नहीं हुई जो अब वो इस कैद में है। अब तक वो नील का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाई थी। शनाया ने अपना मुंह खोला और सामने खड़े आदमी से बोला, भैया मुझे पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। इस पर उन आदमियों में से एक ने कहा, क्या प्यास लगी है तुम्हें? तो मैं पानी क्यों दूं? हमें तुम्हारी निगरानी करने के लिए रखा गया है, तुम्हारी खातिरदारी के लिए नहीं, समझी? बड़ी आई खाना खाने वाली। तभी उनमें से दूसरे ने कहा, हम बिल्कुल ठीक। और फिर शनाया को देखकर उसकी हालत पर हंसते हुए बोला, मैडम, माना कि तुम एक बहुत ही रिच आदमी की वाइफ हो, पर यहाँ तुम एक कैदी हो बस। तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया गया है, खाना खिलाकर जिंदा रखने के लिए नहीं। फिर तीसरे ने कहा, ठीक कहा, बिल्कुल। अरे ओ मैडम, हमारे बॉस का यही प्लान है कि तुम्हें बिना खाना पानी के रखा जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारी जान जाएगी। फिर हम लोग तुम्हें इसी समुद्र में फेंक देंगे ताकि तुम मछलियों का खाना बन सको। उन सब की बात सुनकर शनाया को अजीब सा महसूस होने लगा। क्या आप सच में मर जाएगी? ये सब उसे मार देंगे, उसे तो अभी बहुत कुछ करना था। शनाया ने मन में कहा, नहीं शनाया, तुम मर नहीं सकती, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, ऐसे ही तुम नहीं मरने वाली। तभी शनाया को एक आइडिया आया। उसने मन में सोचा, ये लोग मुझे ऐसे भी मार ही देंगे, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मैं क्यों ना एक कोशिश करूं यहाँ से भाग निकलने की। मे बी मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाऊं, और अगर भागते हुए पकड़ी भी गई और इन लोगों ने मुझे मार भी दिया तो कोई गम नहीं, क्योंकि ना भी भागी तो भी कौन सा मुझे यहाँ से जाने देंगे। चुप रहने से एक कोशिश बेहतर है।
शनाया के दोनों हाथ जिस रस्सी में बंधे थे, उसके पीछे एक आयरन रॉड था। शनाया उसमें धीरे धीरे रस्सी को रगड़ने लगी, पर उसके सामने खड़े लोग वहीं थे, इस वजह से वो सही से कोशिश ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना इसका ध्यान भटकाया जाए। ये सोचकर शनाया धीरे धीरे सोने का नाटक करती है और पीछे सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर वो आदमी कुछ देर वहां खड़े रहे और फिर शनाया को देखकर उन्होंने सोचा कि ये तो सो चुकी है, हम लोग अभी बाहर चलते हैं, बाद में आकर निगरानी करेंगे। और वैसे भी इसके हाथ और पैर दोनों बंधे हैं, ये कैसे भागेगी। दूसरी तरफ खुराना मेंशन में नील कब से फोन पर बिजी, वो अपने आदमियों से कांटेक्ट कर रहा था ताकि ये पता चल सके कि उसके किस दुश्मनों ने शनाया को किडनैप किया होगा। उसके पास कई सारी टीम थी और पहले ही सब शनाया को ढूंढने के काम पर ही लगे हुए थे। ना मुंबई से कोई फ्लाइट हो सकती थी बिना नील की परमिशन के, और ना ही किसी रोड को अनब्लॉक किया गया था, और लगभग पूरी मुंबई में उसी को ढूंढा जा रहा था। नील के आदमियों ने खाक तक छान दिए थे, फिर भी उसका पता नहीं चल सका था। लिविंग रूम में दादी माँ की हालत भी खराब हो रही थी, सारे फैमिली मेंबर उन्हीं को संभालने में लगे हुए थे। इस बीच अगर कोई खुश था तो वो मंदाकिनी और रंजन सिंह थे। वो दोनों शनाया के किडनैपिंग की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि शनाया ने उन दोनों को उनकी असली औकात दिखा दिया था, और वो आलोक रायचंद की बेटी थी। उन दोनों की जिंदगी कभी भी जहन्नुम बना सकती थी अगर उसे ये पता लगता कि उसके डैड की मौत इन दोनों की वजह से हुई है। अब जाकर मंदाकिनी और रंजन सिंह को चैन की सांस मिली थी। दादी माँ को इतने परेशान और दर्द में देखकर रिदान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे शनाया की भी बहुत फिक्र थी। इतना तो उसे पता था कि उसका भाई नील शनाया के साथ सही से बिहेव नहीं करता, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि शनाया उससे दूर चली गई होगी। पर दादी माँ से बार बार किडनैपिंग की बात सुनकर अब उसे भी लग रहा था कि ये भी सच हो सकता है। रिदान ने मन में सोचा कि अगर ऐसा है तो भाई शनाया को ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता है कि दादी माँ कितनी परेशान हैं। रिदान गुस्से में अपनी जगह से उठा और माही को देखकर बोला, दादी माँ को संभालो, और खुद नील के रूम की तरफ बढ़ गया। रिदान काफी गुस्से में था। अचानक नील का गेट एक तेज आवाज के साथ खुला और रिदान अंदर आ गया। तेज आवाज सुनकर ऋतिक और जोसफ डोर की तरफ देखने लगे, जहां रिदान गुस्से में खड़ा था। तभी नील भी रूम में आ गया, जो अभी अभी बालकनी में एक इंपॉर्टेंट कॉल पर था। नील रूम में आया और बैग से अपना ब्लेजर लेकर जोसफ को बोला, फॉलो मी। और रूम से निकलते हुए नील ने रिदान को देखा। रिदान ने भी नील को देखा और बोला, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इस पर नील ने कहा, ओके, वापस आकर बात करता हूँ, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। नील की बात सुनकर रिदान को लगा कि नील अभी भी अपने बिजनेस के काम से ही बाहर जा रहे हैं। उसे और भी गुस्सा आने लगा। वो तेज आवाज में बोला, ठीक कहते हैं लोग कि आप एक राक्षस हैं, जिन्हें किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको पता है आपकी बीवी किसी दूसरे आदमी की कैद में है, और आप उसे ढूंढने के बजाय अपने बिजनेस के कामों में लगे हैं। शेम ऑन यू। मैं जानता हूं कि आपको शनाया की कोई फिक्र नहीं है, ये शादी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, डील समझते हैं शादी। आप इस शादी को शनाया के बारे में ना सही, एटलीस्ट दादी माँ के बारे में तो सोचिए कुछ। रिदान की बात सुनकर ऋतिक उसके पास आकर बोला, लुक रिदान, ऐसा कुछ नहीं है। नील कब से शनाया को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने सारे आदमियों को इसी काम पर लगाया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। अभी भी वो इसी काम से बाहर जा रहा है। रिदान ने कहा, रियली, अगर ये काफी देर से शनाया को ही ढूंढ रहे थे और लोगों को भी इसी काम पर लगा रखा है, फिर शनाया के बारे में अब तक कुछ भी पता क्यों नहीं चला है। बताइए मुझे, क्या फायदा इतने पावर और पैसे का जो ये अब तक इतना सा भी कर ना सके। नील रिदान की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसे इस वक्त अब जल्दी से जल्दी उस जगह पहुंचना था जहां का उसने पता करवाया था। रिदान ने आगे कहा, रियली मिस्टर नील सिंह खुराना, पता है क्या आप बिल्कुल रंजन सिंह खुराना की तरह हैं। आंट यू अशेम्ड। फिर क्या था। रिदान की ये बात सुनकर नील खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और रिदान को एक थप्पड़ लगा दिया और उसको घुरकर बोला, हाउ डरे यू कंपेयर मी विद दैट मैन। और फिर वहां से जल्दी में निकल गया। उसके पीछे जोसफ और ऋतिक भी जल्दी से हो लिया। इधर शनाया ने काफी मशक्कत के बाद अपने हाथ को खोल लिया था। हाथ खुलते ही उसने अपने मजबूत हाथों से पैरों को भी खोल लिया और जल्दी से उठकर खड़ी हुई और आगे पीछे देखने लगी। वो खुद को क्रूज पर पाया। वो मन में बोली, ओह गॉड, मैं क्रूज पर हूँ। वो दबे पैर उस रूम से बाहर निकली। तभी रूम के बाहर एक आदमी ने उसे देख लिया और चिल्लाना चाहा, लेकिन उससे पहले ही शनाया ने फुर्ती में उस पर झपटते हुए उसे मुंह पर एक लात दी और उसके कमर से गन खींच लिया और उसके पैरों पर शूट कर दिया और नीचे की तरफ भागने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर क्रूज पर हुड़दंग मच गया। सब लोग शनाया के रूम की तरफ भागने लगे उसको पकड़ने के लिए, पर उसे क्या पता कि वो अपने रूम से काफी दूर निकल चुकी है। शनाया के रास्ते में जो भी आता जाता वो उसको गोलियों से भूनती जा रही थी। एपिसोड 63, शनाया गिरी समुद्र में। इसी तरह खुद को गुंडों से बचाते हुए शनाया क्रूज के ग्राउंड फ्लोर पे आ चुकी थी। उसने आज कई गुंडों को शूट किया था। हालांकि वो किसी को मारना बिल्कुल नहीं चाहती थी, पर ये उसकी मजबूरी थी। अगर वो किसी को शूट नहीं करती तो वो गुंडे उसे पकड़कर फिर से कैद कर लेते। अब शनाया काफी थक चुकी थी। एक तो उसे यहाँ कुछ भी खाने पीने को भी नहीं दिया गया था और उस पर बांध कर रखा था।
दूसरी तरफ नील को गुस्से में घर से निकलते हुए देख ऋतिक उसके पीछे भागते हुए बोला, नील इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है? देख क्या बात है, मुझे भी तो बता, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। नील अपनी कार में बैठकर कड़क आवाज में बोला, मैं आज वालिया खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। अगर मेरा शक और अंदाजा सही निकला तो। अब तक ऋतिक और जोसफ भी नील की कार में बैठ चुके थे और नील मुंबई की सुनसान सड़कों पर कार को प्लेन की रफ्तार से दौड़ाने लगा, जैसे ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल हो और उसे किसी भी हाल में जीतना है। वो पूरे जंग के मूड में लग रहा था। इस वक्त उसका गुस्सा इतना खतरनाक लग रहा था कि उसके डर से जोसफ और ऋतिक दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई फ्रंट सीट पर बैठने की। वो दोनों पैसेंजर सीट पर बैठे थे। ऋतिक ने फिर से कहा, वो सब तो ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर वालिया के खानदान का कोई शनाया को किडनैप ना किया हो, बल्कि किसी और ने किया हो तो क्या? और वैसे भी वालिया फैमिली के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं जो अपनी लोकेशन शो होने दे ताकि लोग उसके पास पहुंच सके। इस पर नील ने कहा, उस कुत्ते ने छोड़ा नहीं, बल्कि ये मैंने पता किए हैं। दुनिया में कुछ ऐसा नहीं जिसे मैं चाहूं और पता नहीं कर सकूं। ऋतिक ने कहा, ओके, बट अगर शनाया को वालिया के ही किसी मेंबर ने किडनैप किया है तो उसने उसे काफ़ी टॉर्चर किया होगा, क्योंकि वो तेरी बीवी है। तुमने मिस्टर वालिया को ऊपर पहुंचाया, उसका बदला तो वो ले रहे होंगे ना? बेचारी शनाया पता नहीं क्या गुजरता होगा उस पर। ऋतिक की बात सुनकर नील की के एक्सप्रेशन और भी कठोर हो गए थे। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। आगे ऋतिक ने कहा, वैसे तू जा कहाँ रहा है? इस पर नील ने कुछ नहीं कहा, वो बस बहुत ही हाई स्पीड में ड्राइव कर रहा है, जो कि कानून के अगेंस्ट था, पर इस वक्त उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ शनाया क्रूज के ग्राउंड फ्लोर पे आ चुकी थी। उसने अचानक से देखा कि अभी रात थी। उसने अपनी रिस्ट वॉच देखी तो रात के 2 बज रहे थे। शनाया को काफ़ी डर लग रहा था। वैसे तो वो काफ़ी हिम्मत वाली ब्रेव गर्ल थी, पर इस वक्त उसे पानी में तैरने से डर लग रहा था। वो बिल्कुल अकेली थी और जिस तरह उन लोगों ने उसे किडनैप किया था, ये सब कुछ भी नॉर्मल नहीं था। उसे काफ़ी वीकनेस भी हो रही थी, क्योंकि उसने दोपहर से ही कुछ नहीं खाया था और ऊपर से उन लोगों ने उसे काफ़ी टॉर्चर किया था। उसके होंठों के कोने से अभी भी खून निकल रहा था। शनाया खुद से बात करते हुए बोली, ओ गॉड, अब क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? अभी यहाँ से तैरकर भी नहीं निकल सकती। अभी रात है, समुद्र का पानी काफ़ी ठंडा होगा और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ये कौन सी जगह है, किस जगह पर ये लोग मुझे लाए हैं। रात के 2 बज रहे थे और क्रूज अपनी ही रफ्तार में आगे बढ़ती जा रही थी। जब शनाया को कुछ समझ नहीं आया तो उसने सोचा कि ये लोग भी मुझे मार ही देंगे, और क्या पता जिस तरह मैंने उसके कई लोगों को शूट कर दिया है, वो मेरे साथ गलत काम करे, कहीं मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तो ये सोचकर शनाया की रूह कांप गई। शनाया के लिए उसकी इज्जत सबसे बढ़कर थी। वो बिना ज्यादा सोचे उसने समुद्र में छलांग लगाना चाहा। जैसे ही वो समुद्र में कूदने लगी, उससे पहले ही वहां एक तेज आवाज गूंजी और शनाया अपनी जगह धड़ाम से गिरी और उसके थाई से ब्लड आने लगा। तभी उसके पास प्रणय आया और शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, हा हा हा, कोई हमारी कैद से भागने की कोशिश करे उसका अंजाम यही होता है। असल में प्रणय ने शनाया को शूट किया था। वो गोली शनाया के थाई पे लगी थी। प्रणय हंसते हुए शनाया के पास बैठकर बोला, तुम्हें क्या लगा यहाँ से भाग जाओगी? इट्स इम्पॉसिबल। शनाया ने प्रणय की बात सुनी, जिसे अभी थोड़ा थोड़ा होश था, पर वो काफी दर्द में थी। शनाया ने कहा, छोड़ूंगी नहीं कमीने तुझे, मैं तुझ जैसा कावर्ड लोग ऐसे ही छुपकर हुआ करता है। अगर हिम्मत थी तो सामने से लड़कर दिखाता, तब समझती मैं। इतना बोलते हुए शनाया की आंखें बंद होने लगी और वो चुप हो गई। अब तक सब लोग वहां पहुंच चुके थे। अमित वालिया ने प्रणय से कहा, गुड जॉब। इस पर प्रणय ने कहा, वो सब तो ठीक है अमित सर, पर ये लड़की काफी स्ट्रांग है। अभी मैं इसे शूट नहीं करता तो ये भाग गई होती। इस पर अमित वालिया ने कहा, हम यू आर राइट प्रणय, पर अब नहीं भाग सकती। जो गोली इसे लगी है वो धीरे धीरे इसकी जान ले लेगी। यहां से मरेगी तड़पते हुए। और वहां नील सिंह खुराना, इतना ही नहीं, मैं वीडियो शूट करवा रहा हूं। उसकी प्यारी बीवी की क्या हालत की है हमने, ये उसे भी तो देखना जरूरी है, तभी तो उसकी भी जान निकलेगी। शनाया को चोट पहुंचाना मतलब उसको जख्मी करना है। हो सकता है कि वो इस सदमे में पागल ना हो जाए बेचारा। रिसेप्शन के दिन कितना प्यार लुटा रहा था वो अपनी बीवी पर, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। अब देख लो, मैंने उसकी सारी खुशियां ही छीन ली। और फिर अमित वालिया और प्रणय हंसने लगे। रात के इस पहर उन दोनों की आवाज उस क्रूज पर गूंज रही थी। कुछ पल बाद प्रणय ने कहा, वैसे मिस्टर अमित वालिया, आपके बिजनेस पार्टनर रवि सहाय नहीं दिख रहे हैं क्या? वो अपने बेडरूम में रेस्ट कर रहे हैं। इस पर अमित वालिया ने कहा, नहीं नहीं, उसे कुछ काम था। वो काफी पहले ही दूसरे क्रूज से वापस जा चुका है, पर उसने कहा है कि काम तमाम होते ही मैं उसे अच्छी सी खबर सुनाऊं। छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी भी खुराना खानदान को एक के बाद सबको खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ नील भी इस वक्त अपने क्रूज पर था और बेसब्र की तरह इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसे देखकर ऋतिक और जोसफ काफी हैरान थे कि आखिर नील जा कहाँ रहा है। असल में नील ने किसी को भी नहीं बताया था कि अमित वालिया इस वक्त क्रूज पर मौजूद है और डेफिनेटली शनाया उसी की कैद में होगी। नील के अंदर गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी बेताबी दिख रही थी।
तभी उसके माइंड में कुछ आया और वो कैप्टन एरिया में जाकर कैप्टन को हटाया और खुद ही क्रूज ड्राइव करने लगा। वो यहाँ भी ऐसे ड्राइव कर रहा था जो कि खतरे से खाली नहीं था। ऋतिक भी वहाँ कैप्टन एरिया में पहुंचा और नील को मना करते हुए बोला, ये क्या कर रहा है तू यार, ऐसे ड्राइव करेगा? इतना फास्ट तो कोई भी खतरा हो सकता है, और जो तुम करने आए हो वो भी कर पाओगे, प्लीज उसे ड्राइव करने दो। नील ने ऋतिक को बिना देखे ही बोला, यू नो वॉट, आई डोंट केयर वॉट हैपन्स। आगे ऋतिक ने नील को नहीं रोका, उसे पता था कि नील किसी की नहीं सुनेगा। ऋतिक ये सोच रहा था कि आखिर नील कहाँ पहुंचना चाहता है, और पता नहीं वो शनाया के पास पहुंचता है तो वहां क्या कुछ होता है। ऋतिक और जोसेफ को ऐसा महसूस हो रहा था कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। इधर अमित वालिया और प्रणया आपस में बातें करते हुए हंस रहे थे। तभी एक आदमी वहां आया, वो अमित का खास आदमी था। वो हड़बड़ाते हुए अमित वालिया को बोला, बॉस अभी हमें खबर मिली है कि नील सिंह खुराना हमारे एरिया में एंटर कर चुका है। कुछ ही मिनटों में वो हम तक पहुंच जाएगा। अपने खास आदमी की ये बात सुनकर अमित वालिया और प्रणय के तो जैसे होश ही उड़ गए। अमित वालिया के हाथ से वाइन का ग्लास नीचे गिर पड़ा। उसने हैरानी से कहा, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? नील सिंह खुराना हमारे एरिया में क्यों एंटर हुआ? इस पर प्रणय ने कहा, मतलब साफ है, उसे पता चल चुका है कि उसकी बीवी आपके कैद में है, फिर उसे ये पता करने में देर नहीं लगेगी होगी कि इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं। आगे प्रणय ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे लिए बेहतर होगा कि उसकी बीवी को यहीं से समुद्र में फेंक देते हैं। नील सिंह खुराना का डरना बहुत जरूरी है और उसके डर के लिए उसकी बीवी का मरना जरूरी है। इस पर अमित वालिया ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अभी नहीं, हमने इसे अभी समुद्र में फेंक भी दिया तो वो हमें मार देगा, पर उसके सामने हम उसकी बीवी को मारने की धमकी देंगे तो हो सकता है कि वो अपनी बीवी को बचाने के लिए हमें जाने दे। फिर अपने आदमियों को बोलकर अमित और प्रणया अपने कैप्टन को अलर्ट करता है और लास्ट में क्या करना है उसे ऑर्डर देता है। कुछ ही मिनटों बाद नील का क्रूज तेज रफ्तार के साथ अमित वालिया की क्रूज के बिल्कुल बराबर में था। ऋतिक और जोसेफ भी अब समझ चुके थे कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है। तभी नील अपने कैप्टन को ड्राइविंग हैंडल करने का बोला और खुद उस एरिया से निकल गया। दोनों क्रूज बिल्कुल बराबर में थी। देखते ही देखते नील अपनी क्रूज से अमित वालिया के क्रूज में दाखिल हो गया। उसके इस एक्शन को देखकर ऋतिक और जोसेफ हैरान थे। इसमें काफी खतरा था, पर नील के लिए ये आम सी बात थी। नील को अपनी शिप पर देखते ही अमित वालिया शनाया के कान में गन पॉइंट करते हुए बोला, मिस्टर नील सिंह खुराना, अगर तुमने हम में से किसी को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बीवी को शूट कर दूंगा, भेजा उड़ा दूंगा। मैं इसका इसलिए कह रहा हूं, दूर रहो, हमसे पास मत आना। नील ने फ्लो पे बेहोश पड़ी शनाया को देखा जिसके थाई से ब्लड आ रहा था। नील समझ चुका था कि इन लोगों ने शनाया को थाई पर शूट किया है। ये देखकर नील अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है। उसका खून खौल उठा था, उसका चेहरा और आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। शनाया को देखकर नील अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सका और वो अमित वालिया की तरफ झपटा, पर तभी उसके कुछ आदमी नील के सामने आ गए। नील उसके आदमियों का कुछ ही पल में गर्दा निकाल दिया था। सारे फ्लो पर पड़े थे, सबकी हड्डी पसली एक हो चुकी थी। नील ने अपने सामने प्रणय को देखा और एक जोरदार पंच उसके मुंह पर दिया। प्रणय के मुंह और नाक से खून निकलने लगा। फिर नील ने अपना ब्लेजर उतारा और उस ब्लेजर से थोड़ी दूर से अमित वालिया के गर्दन में फंसाते हुए उसको नचाकर थोड़ी दूर फेंक दिया और उसी बीच उसकी गर्दन से ब्लेजर खींच लिया। अब वो शनाया तक पहुंच चुका था। वो के पास बैठा और उसे चेक किया तो उसकी सांसें चल रही थी। नील अपने ब्लेजर को फाड़कर उसके थाई पर बांधकर ब्लड गिरने से रोक दिया। नील जब शनाया के थाई पर कपड़ा बांध रहा था, उसी बीच प्रणय ने वाइन की बोतल से उस पर अटैक किया। प्रणय ने नील के सर पर वाइन की बोतल फोड़ दी थी, इससे पहले कि वो फिर उस पर अटैक करे। नील खड़ा हुआ और ऊपर उछलते हुए प्रणय को जोरदार लात मारी, जिससे उसके हाथ में ली हुई गन नीचे गिर पड़ी, जिससे वो अभी अभी नील को शूट करने वाला था। नील अपनी कमर से गन निकालकर प्रणय की तरफ पॉइंट कर दिया। अपने सर पर मौत मंडराता देख प्रणय गिड़गिड़ाने लगा। प्रणय डर के मारे हकलाते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो नील, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज माफ कर दो। नील अपने कदम प्रणय की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को किडनैप करने की और उसे चोट पहुंचाने की? यू नो व्हाट, नील सिंह खुराना किसी धोखेबाज को जिंदा नहीं छोड़ता, फिर उसे कैसे छोड़ सकता जिसने उसकी बीवी, उसकी इज्जत को चोट पहुंचाने की जुर्रत की है। तभी पीछे से एक आवाज आई, प्रणय को छोड़ दो नील, वरना तुम्हारी बीवी को मैं यहां से समुद्र में फेंक दूंगा। ये आवाज सुनकर नील ने अपनी गर्दन घुमाकर देखी तो अमित वालिया शनाया को पकड़कर रेलिंग से टिकाकर रखे थे। उसने शनाया को आगे से ज्यादा रेलिंग से नीचे लटका रखा था। वो किसी भी वक्त उसको छोड़ता और वो इस समुद्र में गिर जाती। ये देखकर नील के दिल में पहली बार डर सा लगा, ये सोचकर कि शनाया को वो खो देगा अगर अमित ने उसे समुद्र में फेंक दिया। नील को ना चाहते हुए भी प्रणय की तरफ से गन हटाना पड़ा। नील ने अमित वालिया को घूरते हुए कहा, तुम्हारी मौत भी तेरे भाई की तरह मेरे हाथों ही लिखी है। जस्ट वेट एंड वॉच, अब चल कमीने, छोड़ मेरी बीवी को। अमित वालिया धीरे धीरे शनाया को रेलिंग के अंदर किया। उसी वक्त ऋतिक और जोसेफ भी उस क्रूज पर एंटर हुआ। उसे देखकर प्रणय ने उनकी तरफ शूट किया, पर ऋतिक और जोसेफ ने खुद को किसी तरह सेव कर लिया। अमित वालिया अब समझ चुका था कि नील सिंह खुराना उसे मार ही देगा।
चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले उसका मरना तय है। वो ज्यादा देर तक उसकी बीवी को अपनी ढाल नहीं बना सकता। हर तरफ नील के आदमी और बॉडीगार्ड्स आ चुके थे। ये सिचुएशन देखकर अमित वालिया ने सोचा कि अपने दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा है कि खुद की जान खुद ही ले लिया जाए। वो नील को देखकर बोला, बाय मिस्टर नील, अब अपनी बीवी से ऊपर ही मिलना। इतने के साथ ही अमित वालिया शनाया को लेकर ही समुद्र में छलांग लगा दी। एपिसोड 64 ऑपरेशन। नील की आंखों के सामने अमित वालिया शनाया को लेकर समुद्र में छलांग लगा दी थी, ताकि वो मरेगा सो मरेगा, पर साथ ही नील सिंह खुराना की बीवी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि शनाया बेहोश थी, इसलिए वो अमित वालिया को खुद से छुड़ा भी सकती थी। ये देखकर नील बिना एक पल की देरी किए बिना ही वो भी समुद्र में कूद गया। रात के लगभग 2:30 बजे बज चुके थे और इतनी ठंडे पानी में वो तीनों कूद चुके थे। जैसे ही ऋतिक और जोसेफ ने ये देखा कि शनाया और नील समुद्र के अंदर है और कैप्टन काफी तेजी से क्रूज लेकर आगे बढ़ा जा रहा था, ऋतिक और जोसेफ ने एक दूसरे को इशारे से कुछ कहा और फिर जोसेफ फौरन से कैप्टन एरिया में गया और पागलों की तरह हाई स्पीड पर क्रूज को ड्राइव करते कैप्टन को पीछे से दबोचते हुए दूर फेंक दिया और जोसेफ खुद ही ड्राइविंग संभाल ली। नील की तरह जोसेफ के पास भी क्रूज ड्राइव करने का काफी एक्सपीरियंस था। असल में नील और जोसेफ पहले भी कई बार क्रूज ड्राइव कर चुके थे, सो उन दोनों के लिए ये एक नॉर्मल सी बात थी। वहीं ऋतिक ने प्रणय और बाकी के कुछ बॉडीगार्ड्स की हड्डी पसली तोड़ दी थी। जोसेफ अमित वालिया की क्रूज को वापस उस जगह लाया जहां पे नील और शनाया समुद्र में कूदे थे। हालांकि अमित वालिया का कैप्टन क्रूज लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सका था, उससे पहले ही जोसेफ ने उसको ड्राइविंग करने से हटाकर दूर फेंक दिया था। कुछ पल बाद नील शनाया को अपनी बाहों में लेकर समुद्र से बाहर निकला और क्रूज पर आ गया। वो दोनों पूरे गीले हो चुके थे। रात के इस वक्त पानी काफी ठंडा था। शनाया ठंड से कांप रही थी, पर नील को ज्यादा असर नहीं हुआ था। नील शनाया को एक बेडरूम में बेड पर लिटा दिया और इधर उधर कोई कपड़ा देखने लगा ताकि उसको कवर कर सके, पर यहाँ कोई कपड़ा नहीं था। ये अमित वालिया का क्रूज था, सो उन्हें पता भी नहीं था कि इसमें कोई कपड़े मिलेंगे या नहीं। ऋतिक ने शनाया की हालत देखी और नील से कहा, यार नील, इसके थाई पर शूट किया गया है और गोली अंदर ही है। अगर गोली को नहीं निकाला गया तो इसकी जान तो ऐसे ही चली जाएगी। और तुझे आइडिया है कि कितना ठंडा पानी था और ये अभी भी गीले कपड़ों में है। कुछ करो नील, वरना इसे कुछ भी हो सकता है। नील ने आसपास कुछ नहीं देखा तो वो बेडरूम से बाहर निकल गया और कुछ पल बाद वो एक बेडशीट ढूंढ कर लाया और उससे शनाया को कवर कर दिया। नील ने शनाया की हालत देखते हुए सोचा कि उसके पास इतना टाइम नहीं कि हॉस्पिटल पहुंचने तक का वेट किया जाए। पता नहीं कब उसे गोली लगी। गोली को निकालना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था। नील फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगा। कुछ ही पल में उसे फर्स्ट एड बॉक्स मिल गया। नील के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स देखकर ऋतिक थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्या करने वाला है तू इस फर्स्ट एड बॉक्स के साथ? नील ने जो बताया उसे सुनकर ऋतिक की आंखें चौड़ी हो गई। वो नील को घूरते हुए बोला, यार फर्स्ट एड बॉक्स में जो टूल्स हैं उसकी मदद से तू गोली निकालेगा? रियली? ओ गॉड, ऐसे तो तू हर छोटी सी बात में सबको हॉस्पिटल जाने की एडवाइस देता है, बट आज तू शनाया की थाई से गोली निकालेगा? थोड़ी देर वेट कर लो। आई थिंक शनाया को डॉक्टर के पूरी टीम की जरूरत है। पता नहीं बेचारी को कब गोली लगी, और ऐसे में तुम्हारी कोशिशों से उसे और भी ज्यादा नुकसान हो गया तो क्या होगा? बेचारी की जान चली गई तो? इस पर नील ने ऋतिक को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, मैं पहले ही सोच चुका हूं इस बारे में, फिर इस नतीजे तक पहुंचा। अगर मैंने गोली नहीं निकाली तो ये लड़की ऐसे ही मर जाएगी। पॉइजन इसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ये भी नहीं पता है कि इसे गोली कब लगी है। देखकर तो यही पता चलता कि काफी पहले गोली लगी है। शनाया की हालत देखते हुए ऋतिक और जोसेफ को भी यही लग रहा था। आगे नील ने कहा, इसे मरने देने से बेटर होगा कि मैं खुद ही इसकी बुलेट निकालूं। अच्छा, इससे क्या होगा फिर? ऋतिक ने कंफ्यूज होकर बोला। नील ने फौरन जवाब दिया, इससे इसके बचने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर डॉक्टर का इंतजार किया तो इसमें पूरी रात निकल जाएगी। हम लोग सुबह 5 या 6 बजे तक घर पहुंचेंगे, तब तक काफी देर हो चुकी होगी, सो लेट मी डू इट। और फिर नील के इशारे पर वो दोनों बेडरूम से बाहर चले गए। नील शनाया के थाई से बुलेट निकालने की तैयारी करने लगा। इस वक्त वो काफी ज्यादा सीरियस और साथ ही परेशान भी लग रहा था। उसका पूरा फोकस शनाया पर था और बेचारी शनाया सताई हुई बेहोश बेड पर पड़ी थी, जो काफी वीक लग रही थी। गोली लगने की वजह से उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया था। शनाया के थाई पर जहां गोली लगी थी उस जगह पर नील ने फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद टूल से ऑपरेशन कर दिया था और कुछ देर बाद काफी मुश्किल से बुलेट निकाली। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन में सभी काफी परेशान थे। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि नील आखिर आधी रात को अचानक कहां चला गया। दादी माँ ने कोयल से कहा, बेटा ऋतिक को कॉल करो, वही हमें बताएगा कि वो लोग कहाँ हैं, क्योंकि नील तो कॉल उठाने से रहा। इस पर कोयल परेशान होकर बोली, नहीं दादी माँ, ऋतिक भाई भी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं और ना ही नील भाई के असिस्टेंट जोसेफ। माही दादी को शांत कराते हुए बोली, प्लीज काम डाउन दादी माँ, भाई गए तो हैं, वो सब हैंडल कर लेंगे, प्लीज आप परेशान ना हो। और वैसे भी दादी शनाया जब से इस घर में आई है तभी से सबकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। उसने भाई की शादी वाले दिन ही हमारे घर में तूफान ला दिया था। याद है आपको कितनी बेइज्जती हुई थी हमारे फैमिली की, स्पेशली भाई की।
फिर भी पता नहीं क्यों भाई उस मुसीबत को इस घर में ले आए और उससे शादी कर लिए। इस सिचुएशन में माही के मुंह में ऐसी बातें सुनकर दादी माँ उसको डांटते हुए बोली, शट अप माही, बस कर दो अब। शनाया की जान खतरे में है और तुम उसके बारे में क्या सब बोले जा रही हो। कुछ तो ख्याल करो, वो भाभी है अब तुम्हारी, ये कभी मत भूलना, आई बात समझ में, अब चलो निकलो यहाँ से। दादी की बात सुनकर माही को बुरा लग रहा था। वो कोयल को मुंह बनाते हुए देखती है, जो उसे ही देख रही थी, और फिर उसे घूरते हुए वहां से चली गई। दादी माँ ने जाती हुई माही को देखकर कहा, ये लड़की काफी बिगड़ गई है, देखो जरा कैसे कर रही थी। कोयल दादी माँ को कंधे से पकड़कर बोली, लेट इट बी। दादी माँ, आप तो जानती हैं कि माही बचपन से ही कितनी जिद्दी है। हमें भाभी और भाई के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि वो लोग सही सलामत जल्द घर आ जाएं। क्रूज पर करीब 2 घंटे बाद नील टेरेस पर खड़ा था और रेलिंग से नीचे समुद्र के पानी को देखते हुए कुछ सोच रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। वो सिगरेट की एक कस ली और धुआं बाहर की तरफ छोड़ते हुए बोला, पता नहीं ये मैंने ठीक किया या नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि शनाया ठीक हो जाएगी। इसी उम्मीद में मैंने उसका ऑपरेशन करके बुलेट निकाली। तभी वहां ऋतिक आ गया और नील को देखकर बोला, ओ गॉड नील यार, तूने शनाया का ऑपरेशन कर दिया। इतना बड़ा रिस्क लिया कैसे तूने? अगर उसे कुछ। इससे पहले कि ऋतिक कुछ बोल पाता बीच में नील ने उसको रोकते हुए बोला, उसे कुछ नहीं होगा, आई बात समझ में। नील को इतने कॉन्फिडेंस में देखकर ऋतिक कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, ओके ठीक है, अगर तू इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो अब बस हमें शनाया के होश में आने का इंतजार करना चाहिए। पर एक बात अभी भी मुझे समझ नहीं आई, वो सडनली घर से भागी क्यों? उतने दिन से तो नहीं भागी कभी। तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तुम कोई आम आदमी तो है नहीं, तुम्हें पता है ना कितनी लंबी लिस्ट है तुम्हारे दुश्मनों की। और तुम्हारी शादी के बाद तो और भी ये खतरा बढ़ गया है। जिन भी बिजनेसमैन को उम्मीद थी कि तुम उनकी बेटी से शादी करोगे, और जिन लोगों ने भी अपनी बेटी का प्रपोजल तुम्हें दिया था और तुमने गजब बेइज्जती करके सबको ठुकरा दिया था, वो सब तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। और तुम्हारी शादी तो लाइव हुई थी शनाया के साथ, जो कि सारी दुनिया ने ही देखी थी। तो सभी को पता है कि शनाया रायचंद तुम्हारी बीवी है। तो बात कुछ यूं है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो तुम्हारी बीवी को ही टारगेट करेंगे। सो तुम्हें शनाया को बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं जाने देना चाहिए। इस पर नील ने कहा, हम और वो लड़की कितनी जिद्दी है, क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि वो सुनती कहाँ है, कुछ जो भी कहो उसका उल्टा करती है। अपनी इस हालत की खुद ही जिम्मेदार है वो, ना ही देर रात को घर से भागती और ना ही उसके साथ ये सब होता। होश में आने दो, उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई घर से भागने की? ऋतिक ने कहा, फॉरगेट अबाउट इट, जो भी हुआ अब तो सब ठीक है ना। अमित वालिया की मौत हो चुकी है और शनाया जल्द ठीक हो जाएगी। कुछ बहुत ही बड़ा होने से बच गया। जब से मिस्टर वालिया को तूने ऊपर पहुंचाया था, तभी से वालिया खानदान बौखलाया हुआ है। और भी लोग हैं जो चुप नहीं बैठेंगे, पलटवार तो जरूर करेंगे। नील ने कहा, किसी के बाप की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी फैमिली को हाथ तक लगा सके। मैं उसकी पूरे खानदान को जड़ से मिटा दूंगा। खैर, हमारे पहुंचने से पहले तुम एक ड्रेस इंतजाम करवाओ, शनाया के लिए उसके कपड़े गीले हो चुके हैं। नील ये सारी बातें रुक रुक कर कह रहा था, जैसे पता नहीं वो कौन सी बुरी बात कह रहा हो। ये देखकर ऋतिक ने हंसकर कहा, हा मिस्टर नील सिंह खुराना, जिससे दुनिया डरती है और तुम्हें माफिया के नाम से बुलाती है, वो अपनी ही बीवी के बारे में बात करते हुए ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है जैसे पड़ोसी की बीवी के बारे में बात कर रहा हो। नील यार, शनाया तेरी बीवी है, इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है तू? नील ने ऋतिक को देखा और बोला, मुझे बहुत काम है, फालतू की बात नहीं करना मुझे, और फिर वहां से चला गया। वो शनाया के पास गया जहां वो लेटी हुई थी। नील शनाया के फोरहेड टच करके देखा, फिर उसकी नब्ज चेक करी, फिर उसे तसल्ली हुई। अब उसकी उम्मीद और भी बढ़ गई थी। नील उसके थाई के जख्म को देखता है जहां गोली लगी थी और नील ने ऑपरेशन करके उसकी गोली निकाली थी। कुछ पल बाद अचानक शनाया की एक उंगली हल्का सा हिली। ये देखकर नील को काफी रिलीफ मिला। वो शनाया को धीरे से कहा, शनाया आर यू ओके? पर शनाया ने इस पर कुछ नहीं कहा। वो अभी पूरे होश में नहीं आई थी और वो इस हालत में नहीं थी कि बोल सके। वो लोग अब पहुंचने ही वाले थे। नील ने पहले ही जोसेफ को बता दिया था कि डॉक्टर की एक टीम रेडी रखने के लिए। क्रूज से उतरते ही शनाया का ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। उसने अमित वालिया के आदमियों को जो मर चुके थे उसे पहले ही ठिकाने लगा दिया था और प्रणय को कैद कर लिया था। नील को पता था कि प्रणय उसके काफी काम आ सकता है। एपिसोड 65। शनाया को आया होश और एक वार्म हग। नील सारी चीजों के बारे में जोसेफ को ऑर्डर दिया और वापस से शनाया की तरफ देखने लगा, जो अभी भी बेहोश थी। पर उसको रिकवर होते देख नील को कंफर्म हो गया था कि शनाया को होश आने ही वाला है। वो पूरी रात बिल्कुल नहीं सोया था। अब तो सुबह के 4:30 बज चुके थे और उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। नील मन में बोला, पता नहीं जब इसे होश आएगा तो क्या करेगी ये, जब इसे पता चलेगा कि इसके कपड़े मैंने चेंज किए हैं। शी इज क्रेजी, हमेशा बिना सोचे बोलती है। असल में नील को ना चाहते हुए भी उसके कपड़े बदलने पड़े, क्योंकि वो समुद्र के पानी से पूरी तरह भीग चुकी थी और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी जान भी जा सकती थी ठंड की वजह से। पानी में गीले होने के बाद जब नील उसे समुद्र से बाहर लेकर आया तो वो ठंड से ठिठुर रही थी।
तभी नील ने उसके कपड़े बदलकर उसे बेड शीट से कवर कर दिया ताकि उसकी ठंड खत्म हो सके। पर यहाँ भी नील ने पूरी ईमानदारी दिखाई थी। शनाया के कपड़े बदलते हुए कंटिन्यू उसने अपनी आंखें बंद रखी थी। उसने थोड़ा सा भी शनाया की बॉडी को नहीं देखा था। भले ही वो कितना ही खतरनाक हो, लोगों के लिए राक्षस हो, माफिया हो, पर इन मामलों में उससे बेटर कोई भी नहीं था। वो लड़कियों से हमेशा ही दूर रहा था। भले ही उसे लड़कियों पर कोई भरोसा नहीं था, पर वो लड़कियों का फायदा उठाने या उससे जोर जबरदस्ती करने पर भी यकीन नहीं रखता था। उसका ये मानना था कि जो लोग किसी चीज के लिए भी लड़कियों पर जोर जबरदस्ती करते हैं, वो असली मर्द नहीं होते, बल्कि वो नामर्द होते हैं। खासकर इन मामलों में जब लड़की के करीब जाने की बात हो और इसमें कोई जबरदस्ती की जाए। उस चीज से नील को शक नफरत थी। सुबह के करीब 6 बजे क्रूज पोर्ट पर रुकी। कुछ देर बाद नील शनाया को अपनी गोद में उठाकर क्रूज से बाहर निकला और आगे बढ़ने लगा। वो काफी सीरियस लग रहा था। रात भर जागने के बावजूद भी वो काफी फ्रेश और चार्मिंग लग रहा था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो पूरी रात सोया नहीं था। पोर्ट पर मौजूद उसके आदमियों ने जब अपने बॉस को किसी लड़की को अपनी गोद में उठाए देखा, तो एक पल को उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उनके बॉस हैं, जिसकी बाहों में एक लड़की चिपकी हुई है और वो भी उसे अपनी सबसे कीमती चीज समझकर संभाल कर पकड़े हुए हैं। जैसे अगर उसने छोड़ा तो ये खो जाएगी। पर तभी उन्हें याद आया कि ओहो, अब तो उनके डेंजरस बॉस की शादी हो चुकी है। उनकी शादी के बारे में कौन नहीं जानता है। आखिर काफी यूनिक और वर्ल्ड शेकिंग शादी थी वो, जो लाइव की गई थी। पूरी दुनिया ने देखा था। जहां उनकी वाइफ ने मीडिया के सामने क्या हंगामा मचाया था, और फिर उसके बॉस ने अपनी फियोंसी को छोड़कर अपनी लवर से शादी की थी। पूरी दुनिया को यही लगता था कि वाकई में शनाया पहले से नील सिंह खुराना की लवर थी। नील ने जो भी मीडिया के सामने कहा था, अपनी रिसेप्शन वाले दिन लोग उसी पर भरोसा कर रहे थे। असली सच किसी को भी नहीं पता था। पर जो भी हो, सबकी नज़र में काफ़ी वंडरफुल शादी थी वो, जो काफ़ी अलग तरीके से हुई थी। नील शनाया को लेकर घर पहुंचा। वो हॉस्पिटल जाने की जगह डॉक्टर की एक टीम अपने घर ही बुला रखी थी ताकि वो शनाया को जल्दी से एग्जामिन कर सके। नील शनाया को अपने बेड पर लेटाया और डॉक्टर को जल्दी से उसे चेक करने को कहा। इतनी सुबह सब सोए हुए थे। दादी माँ पूरी रात जगी थी और शनाया के लिए दुआ कर रही थी और उन्हीं लोगों के आने का इंतजार कर रही थी। पर अभी कुछ समय पहले ही रिदान और कोयल ने उन्हें काफ़ी मुश्किल से सुलाया था, ये कहकर कि उसकी बात हुई है ऋतिक से और उसने कहा है कि वो लोग सुबह पहुंचेंगे, वहां सब ठीक है। हालांकि रिदान और कोयल ने दादी माँ से झूठ कहा था ताकि वो थोड़ा आराम कर लें और परेशान ना हो। ऋतिक और जोसफ लिविंग रूम में थोड़ा रेस्ट करने लगे। ऋतिक ने कहा, टेल मी एनीथिंग जोसफ, क्या मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। जोसफ ऋतिक की बात समझ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। जोसफ ने कहा, हम पर नील सर कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि अगर उन्हें पता चला कि हम उनके बारे में क्या अंदाजा लगा रहे हैं तो वो काफ़ी गुस्सा करेंगे। इस पर ऋतिक ने कहा, हम ये तो है, बट इट इज़ पॉसिबल दैट वी आर मिस्टेकन। इफ इट्स नथिंग देन वी विल बी बीटन बाय नील सिंह खुराना। जोसफ ने कहा, ये यू आर एब्सोल्युटली राइट। कुछ देर तक बातें करने के बाद ऋतिक ने कहा, चलो हम कॉफ़ी पीते हैं। वैसे भी अगर हम बिना नील की परमिशन के यहाँ से गए तो हमारी सामत आ जाएगी। फिर दोनों किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगे। कुक ने उसे बनाने से मना किया और कहा कि आप लोग बैठिए सर, मैं बनाता हूँ। पर उस कुक की बात सुनकर ऋतिक ने उल्टा उसी को बैठाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आज आप लोग आराम कीजिए और हमें बनाने दीजिए, बल्कि हम आपके लिए भी कॉफ़ी बनाएंगे। और फिर वो दोनों कॉफ़ी बनाने लगे। ऋतिक और जोसफ दोनों काफ़ी रहमदिल आदमी था, जिनके अंदर कोई एटीट्यूड भी था, जबकि नील सिंह खुराना उन दोनों के बिल्कुल अपोजिट था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने शनाया को एग्जामिन करने के बाद बताया, देखिए मिस्टर खुराना, सब कुछ ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। डरने की बात तो तब थी जब बुलेट आपकी वाइफ की बॉडी के अंदर ही रह जाती, पर आपने सही वक्त पर बुलेट निकाल दिया जिससे इनकी जान बच गई। इट्स मिरेकल। कभी कभी ही ऐसा होता है, जो ये ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो जरूरी था हमने कर दिया है, और ये कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, इन्हें टाइम पर इन्हें दीजिए और आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। गोली लगने की वजह से इनका बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है, काफ़ी वीक हो चुकी है। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर नील हमें गर्दन हिला दिया। उसके बाद डॉक्टर वहां से चला गया। नील शनाया के सर को सही से पिलो पर रखा और उसके फॉरहेड पर फिर से हाथ रखकर चेक किया। तभी उसके बेडरूम का गेट खुला और दादी माँ अंदर आ गई और जल्दी से नील के पास जाने लगी। तब तक नील ने भी दादी माँ को देख लिया था। दादी माँ उसे पकड़कर बोली, नील बेटे, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? और फिर ढेर सारे सवाल कर दिए और फिर शनाया के पास जाकर काफ़ी बार उससे शनाया के बारे में पूछने लगी। दादी माँ को इतनी परेशान देखकर नील ने उन्हें काम डाउन करते हुए बोला, दादी माँ मैं भी ठीक हूँ और शनाया भी ठीक है, अब डोंट वरी। आप इतनी टेंशन लेंगी तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, प्लीज़ काम डाउन। फिर धीरे धीरे सब लोग शनाया को देखने के लिए उसके बेडरूम में आ चुके थे। कोयल, रिदान, माही और ऋतिक भी। नील दादी माँ को समझाने में बिजी था। तभी शनाया को होश आने लगा, फिर से उसके हाथों की उंगलियां हिलाने लगी। जब कोयल ने ये नोटिस किया तो उसने जल्दी से कहा, दादी माँ, भाभी को होश आ रहा है, देखिए उनकी उंगलियां हिल रही है।
ये सुनकर दादी माँ शनाया को देख। तभी शनाया ने काफी मुश्किल के साथ कहा, प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो। शनाया की ऐसी बातें सुनकर सब लोग समझ गए कि वो बहुत डरी हुई है, जो भी उसके साथ उन गुंडों ने किया। दादी माँ ने शनाया के बालों को सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे पास हैं। दादी माँ की आवाज सुनकर शनाया का डर थोड़ा दूर हुआ और वो जल्दी से उठकर दादी माँ के गले लगने को उठी, ताकि दादी माँओं से उन खतरनाक लोगों से बचा लेगी। जो भी उसकी माइंड में अभी चल रहा था, वो काफी डर रही। पर वो दादी माँ की जगह नील के गले लग गई थी, क्योंकि उसके सामने नील ही बैठा था और दूसरी साइड दादी माँ थी। और शनाया ने सिर्फ दादी माँ की आवाज सुनी थी तो उसे लगा कि दादी माँ ही सामने होंगी। नील को दादी माँ समझकर शनाया ने कसकर हक करके कहा, दादी प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार देंगे। और वो रो भी रही थी। डर के मारे वो नील को और भी जोर से हक किए जा रही थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि जिसे वो दादी समझकर वार्म हक कर रही है, वो दादी माँ नहीं बल्कि उसका डेविल हस्बैंड है, जिसके गुस्से में एक किस करने पर वो घर छोड़कर भाग गई थी। और अभी वो उसे दादी माँ समझकर टाइटली हक कर रही है। एपिसोड 66 सुहाग रात पर नील और ऋतिक की रॉय और शनाया की अजीब एक्टिविटी। नील ने जब देखा कि ये लड़की उसे दादी माँ समझकर हक कर रही है, और अगर उसे पता चला कि वो क्या कर रही है तो वो उल्टा उस पर ही गुस्सा दिखाएगी, ये सोचकर नील ने शनाया को दोनों शोल्डर से पकड़कर धीरे से खुद से दूर करने की कोशिश की। पर ये क्या, शनाया ने उल्टा और भी कसके नील को हक करके उसके चेस्ट में सिमटते हुए बोली, प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए दादी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग मुझे मार डालेंगे। नील को टाइटली हक करते हुए शनाया उसके ब्लेजर में अपने नाक सुरुकते हुए पोंछ रही थी, वो भी बहुत आराम से। शनाया की ये बुरी आदतें देखकर नील की आईब्रो चढ़ गई। उसे गुस्सा आ रहा था, आज से पहले किसी ने उसके साथ ऐसा करना तो दूर की बात उसके सामने आने की भी हिम्मत नहीं की थी। और शनाया ने उसके ब्लेजर में अपना नाक पोंछ लिया था। पर नील ने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी एक बार ठीक हो जाने दो फिर बताऊंगा इसे। और दूसरी बात यह भी थी कि दादी माँ के सामने वो शनाया के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं शनाया की ये एक्टिविटी देखकर ऋतिक और कोयल हंस पड़े और फिर जल्दी से अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, ताकि नील ने अगर उन्हें हंसते देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। और वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर माही को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार दादी माँ ने माही को डांटा था, वो भी शनाया की वजह से। ये बात शनाया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। शनाया को ऐसे डरते हुए नील के सीने में सिमटते हुए देखकर दादी माँ उसका डर कम करते हुए बोली, शनाया बच्चे कुछ नहीं होगा आपको, हम सब आपके साथ हैं बेटे। और शनाया के बालों को सहलाने लगी। दादी माँ की बातों से शनाया का डर थोड़ा दूर हुआ और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। वो अभी भी नील के चेस्ट से चिपकी हुई थी और अपने दोनों हाथों से उसे टाइटली पकड़ा हुआ था। शनाया ने जैसे जैसे अपनी आंखें खोल रही थी, अपनी आंखों के सामने ब्लेजर देखकर उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ गई। वो नील के सीने से लगी थी पर उसने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था कि वो किसके सीने से चिपकी हुई है। उसे अभी तक यही लग रहा था कि वो दादी माँ को डर के मारे हक किया था। फिर दादी माँ तो ब्लेजर नहीं पहन सकती ना। ये सोचकर शनाया एक झटके से उससे दूर हुई और बेड से कूदकर नीचे आ गई। फिर क्या था, नील को अपनी आंखों के सामने देखकर उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। नील को देखते ही उसे वो सब याद आ गया जो कल रात हुआ, जिसकी वजह से वो घर से भाग गई थी और उसी की वजह से वो उन गुंडों के हाथ लगी और उसने उसे किडनैप कर लिया। नील ने जिस तरह रुडली उसे किस किया था, इस बात से शनाया को काफी सदमे में थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा हुआ कैसे। जिससे वो प्यार करती थी, आर्यन मालिक, उसे भी शनाया ने आज तक किस नहीं करने दिया था, जबकि वो दोनों एक दूसरे को 2 सालों तक डेट किया था। शनाया रूम के कोने में छुपी जा रही थी, जैसे नील उसे कच्चा चबा जाएगा, और लगातार नील को रूम से जाने का कह रही थी। ये देखकर सब हैरान थे। ऋतिक ने कोयल को देखकर कहा, ये क्या हो रहा है मिसेज खुराना, मिस्टर खुराना उर्फ राक्षस खुराना को ही रूम से भगाने पर तुली हुई है, ये तो कुछ बड़ा सा ट्विस्ट लग रहा है। इस पर कोयल ने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी अभी अभी इतने बड़े सदमे से गुजरी हैं, किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया था, तो बस उसी सदमे में होंगी अभी, पर जल्द ठीक हो जाएंगी। नील बेड से उठा और शनाया की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही शनाया ने नील को अपनी तरफ बढ़ते देखा, वो तेज आवाज में चीखते हुए पूरे रूम में इधर उधर भागने लगी। वो कभी भागते हुए रूम में रखे काउच पे चढ़ जाती तो कभी उसे उतारकर इधर उधर भागती। उसने बारी बारी करके रूम में रखी सब चीजों पर चढ़ती उतरती। जैसे ही नील उसकी तरफ बढ़ता वो दूसरी तरफ भागती, ताकि वो कहीं उसे पकड़ ना ले। शनाया को डर था कि नील कहीं फिर से ना उसे किस कर ले। शनाया की ये हरकत देखकर ऋतिक की हंसी छूट गई और नील ने उसे हंसते हुए देखकर घूरने लगा और मन में बोला, ये लड़की बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रही है, कहीं उन कमीनों ने इसके सर पर तो नहीं मार दिया और गहरी चोट लगने की वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। दादी माँ ने जब देखा कि शनाया बार बार नील को रूम से बाहर जाने को कह रही है, मतलब वो उससे डरती है, दादी ने कहा, नील बेटे आप बाहर जाए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। दादी माँ की बात सुनकर नील शनाया को घूरते हुए रूम से बाहर चला आया। वो बालकनी में आ गया और रेलिंग पर अपना दोनों हाथ टिकाकर बोला, ओफ ये लड़की चाहती क्या है, मुझे मेरे ही रूम से निकलवा दिया।
वाकई मिस्टर रायचंद ने इसे बहसा कर रखा था। तभी इतनी जिद्दी है ये, बस एक बार ये रिकवर हो जाए फिर इसकी मैं ऐसी क्लास लूंगा कि याद रखेगी ये। और वैसे भी नील सिंह खुराना किसी को नहीं छोड़ता, और इस कत्थई आंखों को भी मेरे रूल तोड़कर इस घर से भागने की सजा मिलेगी। नील सुबह की फ्रेश एयर ले रहा था। खूबसूरत सुबह और चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ों से उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। वो सिगरेट जलाकर पीने लगता है। इससे उसका स्ट्रेस कम होता था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। इससे पहले कि वो देखता, किसी ने कहा, ओफो मिस्टर खुराना, आपको तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ऋतिक था जो काफ़ी समय से उसकी बातें सुन रहा था। ऋतिक ने कहा, जस्ट चिल डूड, जब घर में वाइफ आ जाए तो हर दूसरे तीसरे दिन अपने ही रूम से निकलना एक आम सी बात होती है। सो डोंट स्ट्रेस, जस्ट डील विद इट। और एक बात बताओ, ऐसा क्या किया तूने कि शनाया भाभी इतनी डरी हुई थी तुमसे, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ऋतिक की बात सुनकर नील उसे चीलसी नजरों से घूरते हुए बोला, तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ये जानने में कि हमारे बीच क्या हुआ। इस पर ऋतिक ने हंसते हुए कहा, हाँ तो चाइल्डहुड फ्रेंड हैं हम, मेरा हक बनता है जानने का, बताओ क्या हुआ, कहीं तुम दोनों के बीच सुहागरात तो नहीं। ऋतिक ने इतना ही कहा था कि नील उसको घूरते हुए बोला, शट अप ऋतिक, जस्ट शट अप, इट्स नथिंग लाइक दैट। मैं ऐसी फालतू चीजों पर यकीन नहीं करता। इतना बोलकर नील बालकनी में लगे किंग साइड सोफे पे बैठ गया और सिगरेट की कस लेते हुए बोला, डोंट आस्क सू एपिसोड क्वेश्चंस अदरवाइज यूल हैव टू रिग्रेट फॉर दैट। नील की डांट सुनकर भी ऋतिक कहाँ सुनने वालों में से था। वो बेशर्मों की तरह बोल पड़ा, व्हाट सुहागरात तुम्हें फालतू की बात लगती है यार, ये हर हस्बैंड और वाइफ के बीच होता है। होल्ड ऑन अ सेकंड, इसका मतलब तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है, करेक्ट? नील ने कहा, ऑफ कोर्स नॉट, और कभी होगा भी नहीं, नो मैटर व्हाट। नील की बात सुनकर ऋतिक काफी हैरान था। फिर उसे याद आया कि इसके डेविल दोस्त को अपने बिजनेस और पॉलिटिक्स के कामों के अलावा फुर्सत ही कहाँ है जो इन सब के बारे में सोचेगा। नील ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, ये लड़की अपने असली बाप जैसी जिद्दी है और दूसरों की चीजों पर कब्जा करने वाली। ऋतिक ने कहा, यू मीन मिस्टर राठौड़? नील ने कहा, हम मिस्टर राठौड़, इन्हें मैं फुर्सत से देखूंगा। फिर ऋतिक को देखकर बोला, जस्ट मेक श्योर, तब तक ना ही उसके बाप को और ना ही शनाया को इनके बीच की सच्चाई पता चलनी चाहिए। ऋतिक ने कुछ सोचते हुए कहा, ओके, बट ये काफी पेचीदा मामला लगता है। आखिर मिस्टर राठौड़ ने अपनी ही बेटी को कैसे नहीं जानता है, और शनाया भी अपने असली डैड के बारे में नहीं जानती। नील ने कोल्ड वॉइस में कहा, दैट्स वाई, वो हरदम यही कहती रहती है कि मैं लोक रायचंद की बेटी हूँ। मेरे साथ ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब कत्थई आंखों को सच्चाई पता चलेगी तब देखता हूँ क्या करती है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक मेड आए और कॉफी ट्रे ग्लास टेबल पर रखकर चली गई। ऋतिक ने कॉफी मग लेते हुए बोला, यार सुबह से तीसरी बार पी रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे घर ही नहीं जाने दिया। ऋतिक ने देखा कि नील ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो कहीं खोया हुआ था। ऋतिक ने कहा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? नील ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ऋतिक ने कहा, एक बात समझ में नहीं आई, जब शनाया मिस्टर राठौड़ की बेटी है, जो कि अब तक का सबसे कमीने बिजनेसमैन की लिस्ट में आता है, फिर मिस्टर रायचंद ने शनाया को अपनी बेटी क्यों बताया हुआ है सबके सामने? क्योंकि सब यही जानते हैं कि शनाया आलोक रायचंद की बेटी है। नील अपनी सोच से बाहर आया और ऋतिक को देखकर बोला, हव पेशेंस, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। बस यूं समझ लो कि ये काफी पेचीदा मामला है, और उससे भी ज्यादा ये कि शनाया का मकसद क्या है इस जासूसी के पीछे। नील की बातों को ध्यान से सुनने के बाद ऋतिक ने कहा, कहीं शनाया अपने असली डैड यानी कि मिस्टर राठौड़ के साथ मिलकर तो जासूसी नहीं कर रही? थिंक अबाउट इट डूड, मिस्टर राठौड़ तुम्हें हराने के लिए, बर्बाद करने के लिए अपनी बेटी को तुम्हारी जासूसी करने को कहा हो। इट्स पॉसिबल। ऋतिक की बात सुनकर नील उसको ऐसे देखता है जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। इस पर ऋतिक ने कहा, ऐसे क्या देख रहा है तू, सही तो कह रहा हूं मैं। नील ने कहा, नो इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। इतना बोलकर नील काउच से उठा और वापस अपने रूम की तरफ जाने लगा। ऋतिक ने जोर से कहा, यार फिर तू शनाया को डराने जा रहा है क्या? जब तुम्हें पता है कि वो तुमसे डर रही है, फिर क्यों जा रहे हो? एपिसोड 67, शनाया और युवराज के बीच आर्ग्यूमेंट। ऋतिक की बात सुनकर नील रुक गया और बिना पीछे मुड़े ही कोल्ड वॉइस में बोला, मैं किसी को डराने नहीं जा रहा, बल्कि अपने रूम में जा रहा हूँ। नील अपने कमरे में जा ही रहा था कि किसी ने आवाज लगाई। ये आवाज सुनकर नील रुका और देखा कि तो दादी माँ एक मेड के साथ वहां खड़ी थी। दादी ने कहा, नील बेटे, आप रूम में नहीं जा सकते, आपको देखते ही शनाया काफी डर जाती है, और मैं नहीं चाहती कि वो डरे। इस पर नील की आंखें छोटी हो गई और वो दादी माँ से बोला, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, अगर वो बिना डराए ही मुझसे डर रही है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर नील फिर से अपने रूम में एंटर होने ही वाला था कि दादी माँ इस बार उसको थोड़ा सख्ती से बोली, नील रुक जाए बेटे, मैंने कहा ना, आप अपने ही रूम में नहीं जा सकते। शनाया काफी डरी हुई है, कितनी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया है, अगर उसकी आंख खुली और वो आपको देखेगी तो एकदम से डर जाएगी वो। नील अपने फॉरहेड पर उंगलियां फिराते हुए बोला, दादी माँ मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं, तो आप बताएं मैं तैयार कैसे हूँ? दादी माँ ने अपना हाथ फोल्ड करते हुए पहले उस मेड को जो उनके साथ ट्रे में ब्रेकफास्ट लेकर खड़ी थी, उसको शनाया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर रूम में जाने को कहा।
और फिर नील का हाथ पकड़कर उसको घूरते हुए बोली, आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शनाया के लिए आप तड़प रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा उसके बगैर? अगर ऐसी बात है तो मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। दादी माँ की ऐसी बातें सुनकर नील को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दादी उसकी टांगें खींच रही है। नील ने फौरन से कहा, नो नो दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा और मैं बिल्कुल भी बेचैन नहीं हूँ। दादी माँ मुस्कुराकर बोली, ओह ऐसी बात है क्या, तो फिर आप जाए। गेस्ट रूम खाली है, वहीं तैयार हो। इतना बोलकर दादी माँ मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। नील ने गुस्से में वॉल पर एक पंच मारते हुए कहा, डैम इट, ये लड़की तो हद से आगे बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से आज मैं अपने रूम में नहीं जा सकता। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मेरे रूम में से मुझे ही बाहर निकाल दिया, वरना आज से पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे बेडरूम के आसपास भी भटक सके। खैर, नील अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए गेस्ट रूम में चला गया। वैसे तो हर फ्लोर पर बहुत सारे रूम अवेलेबल थे, पर उसे साफ करवाना पड़ता और नील के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इंतजार करे। वो गेस्ट रूम में गया और शॉवर लेने के बाद तैयार हो गया। कुछ देर बाद वो रिस्ट वॉच पहनते हुए स्टेज से नीचे आ रहा था। नीचे खड़ी रूपाली नील को बहुत ही बेताबी के साथ देख रही थी। रूपाली कुछ डॉक्यूमेंट पर नील के साइन लेने आई थी, जो कि नील ने ही कहा था। नील को आज कोई साइट विजिट करना था। साइट विजिट करने के बाद ही वो ऑफिस जाने वाला था, इसलिए उसने रूपाली को कहा था कि वो उसके घर आकर साइन ले ले। क्योंकि नील को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि किसी भी काम में देरी और गैर जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि नील रिस्ट वॉच समय कॉल पर भी था, सो वो देख नहीं पाया कि रूपाली उसे प्यासों की तरह देख रही है। और इसी बात का फायदा उठाकर रूपाली नील को मन भरकर घूरे जा रही थी। पर वहां कोई और भी था जो इन दोनों को देख रहा था और साथ ही मुस्कुरा रहा था। नील नीचे आया और जल्दी से रूपाली से डॉक्यूमेंट लेकर साइन करने लगा। उसने कॉल खत्म कर ली थी। नील के इतने करीब होने से रूपाली उसके परफ्यूम की खुशबू में ही घुसी गई थी। कुछ पल बाद वो नील को देखकर बोली, सर आप बिना डॉक्यूमेंट पढ़े ही साइन कर रहे हैं। वट इफ दिस इज ट्रैप और समथिंग? नील ने पेपर साइन किए और रूपाली को देखकर बोला, किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे धोखा देने की कोशिश करे? वैसे तुम कई सालों से काम कर रही हो मेरे साथ, तुम्हें पता होनी चाहिए थी। नील सिंह खुराना किसी धोखेबाज को जिंदा नहीं छोड़ता। एंड आई डोंट थिंक सो कोई जानबूझकर मरना चाहेगा और चाहेगी। नील वहां से चलता बना। रूपाली के फेस पे एक खूबसूरत सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि आज काफी दिनों बाद नील ने उससे 2 लाइन बातें कर ली थी। रूपाली भी वहां से जाने को मुड़ी, तभी उसके सामने अचानक से युवराज आ गया। वो एप्पल की एक बाइट लेते हुए रूपाली से कहा, चाहिए तुम्हें? रूपाली अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोली, मीन्स वॉट? युवराज हंसते हुए बोला, रूपाली डार्लिंग, मैं जानता हूं कि तुम्हारे फेस पर यह खूबसूरत सी स्माइल कैसे आई। और फिर थोड़ा रुक कर बोला, और भी बहुत कुछ। रूपाली गहरी सांसें लेकर बोली, युवराज फालतू की बातें छोड़ो, तुम हमेशा से ऐसे ही मुझे परेशान करते हो। इस युवराज ने भी तपाक से कहा, हम तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार भी मैं ही करता हूं ना, तो परेशान करने का भी तो हक मेरे पास ही होना चाहिए ना। रूपाली युवराज के नेचर से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो युवराज को देखकर बोली, स्टॉप फ्लर्टिंग विद मी, आई एम योर ब्रदर्स असिस्टेंट। और फिर ऑफिस जाने के लिए वहां से जाने लगी। तभी युवराज ने उसकी हालत का मजा लेते हुए बोला, एल नो यू लव नील सिंह खुराना। युवराज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जाती हुई रूपाली की आंखें चौड़ी हो गई और वो वहीं रुक गई। फिर वो हैरानी से पलटते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम युवराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं नील सर को सब कुछ बता दूंगी। तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। इतना बोलकर रूपाली जल्दी से वहां से निकल गई। युवराज अपने बालों में हाथ फिराते हुए बोला, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी रूपाली डार्लिंग, देखता हूँ इस सच से कब तक बचती हैं रूपाली मैडम। दूसरी तरफ शनाया अपने रूम से निकलकर गार्डन में आई हुई थी। उसे रूम में बैठे बैठे काफी बोर फील हो रहा था। कल रात को उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो गई थी कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कैसे हो गया। पहले नील ने उसे जबरदस्ती किस किया, फिर वो नील के सिक्योरिटी गार्ड को धूल चटाते हुए घर से भाग गई और किसी ने रास्ते में उसका किडनैप कर लिया और उसको शूट भी कर दिया। ये सारी बातें शनाया के माइंड में एक साथ ही गोल गोल घूम रही थी, इसलिए वो काफी इरिटेट हो चुकी थी। वो अपने थाई को देखती है जहां डॉक्टर ने पट्टी बांध रखी थी। अभी भी उसे वहां बहुत दर्द हो रहा था। शनाया ने कहा, क्या किस्मत है मेरी, मैं यहां से भागकर भी वापस यहीं आ गई हूं। जिस मकसद के लिए आई थी उसमें भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी, उल्टा उसके साथ ही बुरा होता जा रहा है। सोच सोचकर शनाया जब थक गई, फिर वो अपने आसपास देखते हुए सिगरेट जलाए और पीने लगी। वो थककर गार्डन में लगे सोफे पे ही बैठ गई थी। वो मन में यही सोच रही थी कि उसकी जिंदगी जहन्नम बन गई है जब से वो इस घर में आई है। शनाया की आंखें लाल हो गई थी और वो बहुत ही परेशान भी लग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए एक के बाद एक सिगरेट की कस लेने लगी। उसकी आंखें बंद थी, उसी बीच उसके पास कौन आ गया उसे पता ही नहीं चला। जब उसे किसी की आहट हुई तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अपने सामने युवराज को देखकर एकदम से चौंक गई। वो जल्दी से अपने हाथ को देखी जिससे सिगरेट पकड़ा हुआ था। युवराज ने उसको सिगरेट पीते हुए भी देख लिया था, अब वो छुपा भी नहीं सकती थी। युवराज ने शनाया को इरिटेट करते हुए बोला, अरे वाह, यहाँ तो सिगरेट पिया जा रहा है। क्या बात है, पहले तो बहुत ज्ञान बांटा जा रहा था,
कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अब मैडम खुद सबसे छुपकर गार्डन में सिगरेट पी रही हैं। शनाया ने सिगरेट वाला हाथ जल्दी से पीछे कर लिया। ये देखकर युवराज ने कहा, अब कोई फायदा नहीं है, मैं देख चुका हूँ। और फिर शनाया के थोड़ा पास आकर बोला, बाय द वे, क्या दादी माँ इस बारे में जानती हैं? या मुझे ही उन्हें बताना पड़ेगा? शनाया समझ चुकी थी कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। युवराज ने उसे सिगरेट पीते हुए देख लिया है। शनाया किलर स्माइल के साथ अपने ही एटीट्यूड में बोली, लगता है तुम्हें फिर से मार की जरूरत है, तभी खुद ही मेरे पास आए हो। अगर ऐसा था तो मुझे बता देते, मैं पहले ही तुम्हें ऐसा डोज देती कि फिर कई सालों बाद ही तुम्हें मेरे मार की जरूरत पड़ती। और फिर सिगरेट को छुपाने की जगह अपना हाथ आगे करके सिगरेट की एक कस ली, वो भी युवराज के सामने। युवराज तो बस उसका ये बेबाक एटीट्यूड और हिम्मत देखता ही रह गया। शनाया ने आगे कहा, क्या हुआ यूवी, बच्चे डर गए क्या या कोई शौक लग गया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम दादी माँ को कुछ ना बताओ इसलिए मैं तुमसे डर कर रहूंगी? नेवर, आई एम शनाया रायचंद, मैं तो पैदा ही बेबाक और निडर हुई थी, जो किसी से नहीं डरती मैं वो हूँ जिसे तुम्हें डरना चाहिए। फिर क्या था, उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। तभी वहां एक आवाज गूंजी, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? ये आवाज सुनकर शनाया और युवराज दोनों हक्के बक्के हो गए। एपिसोड 68, क्या वाकई इसने मेरी जान बचाई? शनाया और युवराज दोनों एक दूसरे को घूरते हुए हैरान होकर जल्दी से काउच से उतर गए। उन्हें लगा कि दादी माँ ने उन दोनों को लड़ते हुए देख लिया है, जो कि दादी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खासकर शनाया सबसे ज्यादा डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि दादी माँ ने उसको सिगरेट पीते हुए देख लिया है। अब वो क्या करेगी? एक दादी माँ ही तो जो उसे सपोर्ट करती थी, और अब से वो भी उसे सपोर्ट नहीं करेगी। ओह नो, ये क्या हो गया? फिर दोनों ने सामने देखा तो शॉक्ड हो गए, क्योंकि सामने रिदान खड़ा था। रिदान उन दोनों को घूरते हुए बोला, क्या चल रहा था यहाँ और तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे? आखिर कौन सी बहस चल रही थी यहाँ? फिर रिदान की नज़र शनाया के हाथ पर गई जिसमें उसने सिगरेट पकड़ा हुआ था। रिदान को देखकर शनाया ने जल्दी से सिगरेट वाले हाथ को पीछे कर लिया, ताकि रिदान उसे सिगरेट के साथ देख ना ले। अगर उसने देख लिया तो पता नहीं उसे कितनी बेकार और लफंगी लड़की समझेगा। पर वो इस बार भी कामयाब नहीं हुई। रिदान ने उसके हाथ में सिगरेट देख लिया था। इतना ही नहीं, जब वो यहाँ आया था तभी उसने शनाया के मुंह से सिगरेट का धुआं निकलते हुए देख लिया था। युवराज ने जब नोटिस किया कि रिदान शनाया के हाथ में सिगरेट देख लिया है, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मौके का भरपूर फायदा उठाया जाए। युवराज ने रिदान को देखकर बोला, ब्रो, क्या तुमने भी शनाया की ये गंदी आदतें देखी और हैरान हुए ना? ठीक इसी तरह मैं भी हुआ था। और फिर रिदान को शोल्डर से पकड़कर बोला, सी ब्रो, शनाया सिगरेट पी रही है यहाँ सबसे छुपकर गार्डन में, ये कितनी बुरी बात है कि खुराना खानदान की बहू सिगरेट पी रही है। दादी माँ को पता चलेगा तो क्या होगा? नील भाई की वाइफ हैं आप, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। युवराज की बात सुनकर शनाया का मन कर रहा था कि वो उसका अभी खून कर दे, या फिर उसे लात घुससों की मशीन में ऐसे घुमाए कि उसकी जुबान ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, क्योंकि युवराज शनाया की सिचुएशन का पूरा फायदा उठा रहा था। रिदान ने जब देखा कि शनाया काफी परेशान लग रही है और पहले से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे गोली लगी थी। रिदान ने युवराज को घूरते हुए बोला, शट अप युवराज, जस्ट लीव फ्रॉम हियर। युवराज ने कहा, डीपर, मेरी बात तो सुनो शनाया, सिगरेट। युवराज ने इतना ही बोला था कि तभी रिदान ने फिर से बीच में बोला, आई सेड जस्ट लीव। इस बार रिदान को गुस्से में देखकर युवराज उसको घूरते हुए फिर शनाया को देखा। वो वहां से जाने लगा। वो शनाया को ऐसे देख रहा था जैसे उसे धमका रहा हो। युवराज के एक्सप्रेशन देखकर शनाया ने मन में कहा, इससे पहले कि ये कमीना दादी माँ को कुछ भी बताए, मुझे इससे निपटने का कोई आइडिया तलाश करना पड़ेगा। युवराज के जाने के बाद रिदान शनाया के पास आकर बोला, शनाया, आर यू ओके? शनाया ने रिदान को देखकर बोला, ये आई एम ऑल राइट। रिदान ने उससे कहा, तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। आई हर्ड समबडी शॉट यू एट क्रूज, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है। तुम्हें गोली लगी थी, ये कोई आम बात नहीं है। रिदान की बात सुनकर शनाया धीरे से काउच पे बैठ गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिदान से क्या कहे, क्योंकि उसने उसे सिगरेट पीते हुए देख लिया था। अब वो उससे पूछेगा इस बारे में तो वो क्या जवाब देगी उसे? शनाया इसी कश्मकश में थी। तभी उसके मन की बात समझते हुए रिदान ने कहा, जस्ट रिलैक्स, मैं तुमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, सो जस्ट चिल। और अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो, आफ्टर ऑल हम फ्रेंड्स की तरह हैं। आई प्रॉमिस आई विल सपोर्ट यू एवरी टाइम। रिदान की बात सुनकर शनाया के मन में आया कि क्या वो अपने मकसद के बारे में रिदान को बता दे। हो सकता है कि रिदान उसकी हेल्प करे इसमें। तभी उसके मन में ये भी आया कि नहीं नहीं, वो उसे सपोर्ट नहीं कर सकता, कॉज नील उसका सगा भाई है, भला वो अपने भाई के खिलाफ क्यों जाएगा? और ऐसे में वो उसे कुछ भी रिदान को बताती है तो हो सकता है कि उसे प्रॉब्लम हो जाए और फिर उसे पछताना पड़े। ये सोचकर शनाया ने रिदान को कुछ नहीं बताया। शनाया ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताया जाए, एवरीथिंग इज फाइन। हालांकि रिदान को लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जिससे शनाया काफी ज्यादा परेशान लग रही है, पर जब शनाया ने उसे नहीं बताया तो उसने भी उसे फोर्स नहीं किया। इसी तरह दिन बीत गए। शनाया पूरे दिन यही सोचती रही कि वो क्या करे अब और कैसे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब से वो घर से भागी थी लगभग सारे ही बॉडीगार्ड्स को धूल चटाकर इस इंसिडेंट के बाद नील ने बॉडीगार्ड की संख्या ट्रिपल कर दी थी, जो कि दादी माँ ने कुछ ही पहले बॉडीगार्ड कम करवा दिए थे।
ये कहकर कि अच्छा नहीं लगता इतने लोग घर के आसपास होते हैं कि कोई डर से उनके घर नहीं आता। पर अब शनाया की हरकतों को देखते हुए नील अब दादी माँ की एक नहीं सुनने वाला था। खैर, रात के वक्त डिनर करने के बाद लिविंग रूम में महफिल सजी हुई थी। दादी माँ के चारों तरफ उनके पोते पोतियां बैठे थे, जिनमें से माही, कोयल, रिदान और ऋतिक था। असल में ऋतिक को दादी माँ ने डिनर पर इनवाइट किया था। ऋतिक आज पूरा दिन घोड़े बेचकर सोया रहा था, क्योंकि कल की पूरी रात वो सो नहीं पाया था। वो और जोसफ दोनों नील के साथ शनाया को ढूंढने निकले थे, और पूरी रात क्रूज पर ही निकल गई थी। पर नील सोने की बजाय अपने काम के लिए निकल गया था। हालांकि पूरी रात वो भी जगा था और सुबह घर आने के बाद अब तक नहीं सोया था, बल्कि सुबह सुबह साइट विजिट करने निकल गया था। और आज उसकी कई इंपॉर्टेंट मीटिंग भी थी, जिसे वो पोस्टपोन नहीं करना चाहता था। नील के लिए उसका काम ही सब कुछ था। वो कभी भी अपने काम में लापरवाही नहीं करता था। दादी माँ और बाकी लोगों को भी कल क्रूज पर क्या कुछ हुआ, इस बारे में बताते हुए ऋतिक ने कहा, क्या बताऊं मैं आपको दादी माँ, क्या क्या हुआ क्रूज पर? नील ने तो रॉक कर दिया। ऋतिक की बात सुनकर दादी माँ ने एक्साइटेड होकर बोली, अच्छा बताओ अब जल्दी की, क्या हुआ वहाँ? मेरे चार्मिंग पोते ने क्या किया? वैसे मैं जानती हूँ उसने सारे गुंडों और किडनैपरों की बैंड बजा दी होगी, आई एम श्योर। इस पर कोयल ने कहा, यस दादी माँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दादी माँ की बात सुनकर कोयल भी काफी एक्साइटेड हो चुकी थी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर क्या हुआ क्रूज पर। कोयल ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, बताइए ऋतिक भाई, क्या क्या हुआ वहाँ? ऋतिक ने कहा, अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। आई डोंट नो दैट नील को कैसे पता चला कि शनाया को किडनैपर ने क्रूज पर रखा है। वो जल्दी से जल्दी शनाया तक पहुंचने के लिए कैप्टन को हाई स्पीड पर ड्राइव करने का प्रेशर देते हुए वो खुद ही कैप्टन बन गया। दादी माँ ने कहा, फिर क्या हुआ? ऋतिक ने कहा, फिर क्या था, आपका पोता कैप्टन बनकर खुद ही क्रूज ड्राइव करने लगा, और ऐसे ड्राइव कर रहा था जैसे वो क्रूज को लेकर आसमान पर उड़ जाएगा। ऋतिक की बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए और आगे का सुनने के लिए और भी बेताब हो गए थे। कोयल कुशन को हक करते हुए काउच पे अच्छे से बैठकर बोली, प्लीज और बताए ना ऋतिक भाई, आई कांट वेट एनी मोर। अरे अरे थोड़ा सब्र करो, बताया हूँ। फिर क्या था? जैसे ही नील उस क्रूज तक पहुंचा जहां उन लोगों ने शनाया को किडनैप करके रखा था, नील अपनी क्रूज से उस क्रूज में कूद पड़ा, बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह। क्या गजब का सीन था वो, दादी माँ क्या बताऊं मैं आप सबको। उस वक्त तो मैं खुद भी हैरान था कि ये सब नील कर क्या रहा है, क्योंकि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, जानते तो हैं आप सब उसे। फिर नील ने जैसे ही शनाया को इस हालत में देखा कि उसे गोली लगी है, वो उन सारे गुंडों को एक एक करके ऐसे कुटाई की के सारे खुद ही घुटने टेक दिए। कितने ही गुंडे तो नील को अपने सामने देखकर इतने डर गए कि डर के मारे खुद ही समुद्र में छलांग लगा दी। हर कोई वाकिफ है नील की दहशत से, ये जानकर कि वो नील सिंह खुराना है। किसकी हिम्मत है उससे पंगा लेने की? ऋतिक जब दादी माँ और सबको ये बातें बता रहा था, उसी बीच नील जो अभी घर पहुंचा था, वो डोर पर ही उसकी सारी बातें सुन ली थी। और ठीक उसी समय शनाया भी अपने कमरे से निकली थी, और सबके हंसने बोलने की आवाजें सुनकर रेलिंग के पास गई तो अपनी ही कहानी सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि वो बेहोश थी। जो भी कुछ क्रूज पर हुआ वो सब कुछ भी उसे याद नहीं था। ऋतिक ने कहा, यू नो व्हाट, जब वो अमित वालिया ने शनाया को लेकर समुद्र में छलांग लगा दी थी, तब पता है क्या हुआ? और फिर मुस्कुराते हुए बोला नील ने बिना एक पल सोचे उसने भी समुद्र में तुरंत छलांग लगा दी, ताकि शनाया को बचा सके। उसने ये भी नहीं सोची कि रात के 3 बजे समुद्र का पानी कितना ठंडा है। उसे तो बस अपनी बीवी की जान बचानी थी। असल में ऋतिक ने देख लिया था कि नील घर पहुंच चुका है और डोर पर खड़ा है, इसलिए वो जानबूझ उसे भी सुना रहा था, ताकि उसकी भी थोड़ी टांग खिंचाई कर सके। नील के शख्त एक्सप्रेशन देखकर ऋतिक ने नील को देखकर आंख मारी। इससे नील के एक्सप्रेशन और भी सख्त हो गए। नील डोर से अंदर आते हुए ऋतिक को घूरते हुए स्टेयर से ऊपर जाने लगा। तभी दादी माँ ने उसे देख लिया और मुस्कुराकर बोली, अरे नील बेटे आप आ गए। दादी माँ की आवाज सुनकर नील एकदम से रुक गया। चाहे सिचुएशन जो भी हो, वो दादी माँ को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था, अनजाने में भी नहीं। और दादी माँ की बात का जवाब दिए बिना यहाँ से जाना उसे सही नहीं लगा। नील दादी माँ के पास आकर बोला, जी दादी माँ, एल जस्ट अराइव्ड। आपने डिनर किया और दवाई ली क्या? दादी माँ ने कहा, हाँ बेटे मैंने ले लिए। अब तुम ये बताओ कि तुम इतने रोमांटिक कब से हो गए? दादी की बात सुनकर नील को कुछ समझ नहीं आया, वो ऋतिक को घूरने लगा। दादी ने कहा, आपने जिस अंदाज में शनाया को बचाया और गुंडों की क्या हालत की, वाकई ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा पोता इतना रोमांटिक है, और उसे शनाया की बहुत फिक्र है। तभी बीच में ऋतिक ने कहा, अरे मेरी प्यारी दादी माँ, इतना ही नहीं, आपका पोता तो डॉक्टर भी निकला। ऋतिक की बात सुनकर सभी कंफ्यूज थे। सभी के चेहरे पे कंफ्यूजन देखकर ऋतिक ने कहा, ओके लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इन एक्चुअली। और उसने कहा, नील ने फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद कुछ टूल्स से ही शनाया का ऑपरेशन करके उसके थाई में लगी गोली निकाल दी। अगर ये उस वक्त ऐसा नहीं करता तो उस गोली की वजह से शनाया की बॉडी में पॉइजन फैल जाता और उसकी जान भी जा सकती थी। ये बात सुनकर सभी शॉक थे। नील ने शनाया को बचाने के लिए इतना कुछ किया, और सेम चीज शनाया भी सोच रही थी। ऋतिक की बात सुनकर वो मन में बोली, अनबिलीवेबल, नील ने मुझे बचाया, वो भी इस तरह जबकि वो मुझे मारना चाहता है। आई कांट बिलीव। वो मन में बोली, क्या वाकई इसने मेरी जान बचाई?
शनाया अपनी सोच में थी, तभी नील की नज़र शनाया पर गई। वो मन में बोला, ओ तो ये जासूस लड़की यहाँ है, अब इसे मुझसे कौन बचाएगा। ये सोचकर वो वापस से ऊपर जाने लगा। शनाया जब अपनी सोच से बाहर आई तो नील को अपने बेडरूम की तरफ जाता देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसी बीच उन दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली। नील के एक्सप्रेशन देखकर शनाया को ऐसा लगा जैसे वो ज़रूर कुछ करने वाला है। वो बहुत ही फुर्ती से दौड़ते हुए नील से पहले अपने रूम में पहुंच गई। क्योंकि वो रूम के ज़्यादा करीब थी, जब नील अपने कमरे के पास पहुंचा तो उसने पाया कि बेडरूम का दूर अंदर से लॉक था। नील ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं शनाया डर से जल्दी जल्दी बालकनी और स्विमिंग पूल की साइड के भी डोर को बंद करने लगी, ताकि किसी भी हालत में नील रूम में ना आ पाए। उद्धरण चिन्ह, नील क्या सबक सिखाएगा शनाया को, और शनाया का अगला कदम क्या होगा। क्या वो ये जान पाएगी कि वो आलोक रायचंद की नहीं बल्कि मिस्टर राठौड़ की बेटी है, और क्या है उसके अतीत का सच जो उसे ही नहीं पता है। एपिसोड 69 प्लीज मुझे बचा लीजिए। नील ने देखा कि शनाया ने अंदर से डोर लॉक किया हुआ है, तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में डोर पर एक पंच मारते हुए बोला, डैम इट। वो चाहता था कि अभी वो इस डोर को तोड़ दे। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो दादी माँ को पता चल जाएगा और खामखा घर का माहौल खराब होगा। और ऊपर से वो लड़की शनाया जानबूझकर चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर को इकट्ठा कर देगी। पर नील को इस वक्त शनाया के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने उससे उसी का बेडरूम कब्जा लिया था। आज से पहले नील के साथ किसी ने ऐसा नहीं किया था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। नील गुस्से में गेस्ट रूम में गया और जोर के झटके से रूम का डोर ओपन किया और अपने हाथ पर बेड पर फेंकते हुए बोला, इसे एक बार रिकवर हो जाने दो, इसे मैं ठीक करता हूँ। पहले मिस्टर रायचंद और अब इस मेंशन में दादी माँ ने इस मिल्की को बिगाड़ कर रखा दिया है, और वो लड़की दादी माँ के प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। इसे तो छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद नील गुस्से में अपनी शूज उतार कर फेंका और अपने शर्ट की बटन खोलते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगा। बाथरूम में जाकर उसने शॉवर ऑन किया और शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। शावर का ठंडा पानी उसके गुस्से को शांत करने में मदद कर रहा था। इसी के साथ नील को वो सब याद आने लगा जो भी क्रूज पर हुआ और उसे शनाया के लिए कंसर्न होने लगा। आखिर उसे गोली लगी थी और ये कोई मामूली सी बात नहीं हो सकती, और उसे शूट करने वाला नील का दुश्मन था जो उससे बदला लेने के लिए शनाया को टारगेट किया था और उसे किडनैप किया, फिर उसे शूट कर दिया। अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचता तो शनाया मर सकती थी और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो था। नील को पूरे वालिया खानदान पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी के अभी सबको मिटा देना चाहता था। आखिर उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन लोगों ने उसकी बीवी को किडनैप करने की सोची। कुछ देर बाद नील जब बाथरूम से बाहर आया तो सामने बेड पर बैठ आदमी को देखकर उसकी आईब्रोज चढ़ गई। वहीं ऋतिक ने नील को टीज करते हुए बोला, क्या बात है, ये तो मिरेकल ही हो गया, मिस्टर रायचंद की बेटी। फिर वो अचानक से रुका और अपने लव्स ठीक करते हुए बोला, मीन्स मिस्टर राठौड़ की बेटी ने तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल दिया, अनबिलीवेबल। नील ने टॉवल से अपने बालों को पोंछा और फिर टॉवल साइड रखकर बोला, मजे ले रहे हो। इस पर ऋतिक ने कहा, बिल्कुल नहीं डूड, आफ्टर ऑल हम दोस्त हैं, तो मैं तुम्हारी ही साइड लूंगा ना। नील ने क्लोजेट में जाकर ब्लैक कलर की एक टी शर्ट पहनकर बाहर आया। इस वक्त कार्गो पैंट्स और फुल टी शर्ट में वो कतई जहर लग रहा था। इससे पहले कि नील उसका नाइट किलर लुक देखकर कुछ कहता, नील ने कहा, क्या बकवास कर रहे थे तुम दादी माँ के सामने, क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नील की बात सुनकर भी ऋतिक अनजान बनते हुए बोला, क्या कह रहा था मैं। इस पर नील इरिटेट हो गया और ऋतिक को चील सी नजरों से घूरा तो ऋतिक जल्दी से बोल पड़ा, अच्छा वो अब याद आया। अरे यार, तो क्या गलत कहा मैंने, जो हुआ जो मैंने देखा वही कहा ना, एक भी बात झूठ नहीं बोला मैंने। नील अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए बोला, और रियली, पर जिस मतलब से कहा वो तो गलत था ना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शनाया को बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बल्कि फर्ज है, पर इसका मतलब वो भी नहीं है। अच्छा जी, इतनी सफाई क्यों पेश की जा रही है, वो भी मिस्टर देविल सिंह खुराना की तरफ से, क्या मैं जान सकता हूँ। तभी अचानक ऋतिक को कुछ याद आया और वो जल्दी से बोला, यार नील, आई हैव टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट। और आगे ऋतिक ने कहा, जब मैं खुराना मेंशन के लिए निकला तभी रास्ते में मेरी कार से दक्ष की कार टकरा गई। मैं ड्राइव करते हुए म्यूजिक एंजॉय कर रहा था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चल पाया कि उसने जानबूझकर टक्कर मारी है या ये बस एक इत्तेफाक था। पर जब मैं कार स्टॉप करके बाहर आया तो दक्ष उल्टा मुझ पर भड़क उठा और पता नहीं क्या क्या बोलने लगा, और तो और उसने ये भी कहा कि आर्यन को रास्ते से हटाकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम लोगों को इसका पे करना पड़ेगा। आई डोंट नो वाई बट वो बेवजह भड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर फाइट के मूड में है। नील ऋतिक की बात ध्यान से सुनकर बोला, उसे वॉर्न कर दो कि अगर उसने थोड़ा सा भी कुछ करने की हिमाकत की तो उसका अंजाम भी आर्यन और सलीना की तरह होगा। और फिर रुक कर बोला, या फिर उससे भी बुरा। ऋतिक ने कहा, सारी बातें 6 महीने पहले खत्म हो चुकी थी। आर्यन और सलीना को उसको गुनाहों की सजा मिल चुकी थी, तो फिर इतने महीनों बाद अब दक्ष के अंदर क्यों बदले की बात पनप रही है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। उसे देखकर कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। ऋतिक ने गौर किया कि उसकी बातों से नील को काफी गुस्सा आ रहा है। आखिर आए भी क्यों ना, आखिर 6 महीने पहले माही के साथ जो भी हुआ, ऐसे में नील का ये गुस्सा जायज था।
ऋतिक ने कहा, बाय द वे तुम क्यों आग बबूला हो रहे हो? अब तो माही बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर एक कदम भी नहीं रखती। सो तुम बेफिक्र रहो। ऋतिक ने आगे कहा, और एक बात, सलीना की फैमिली उसके लिए काफी परेशान थी। उसके साथ जो भी हुआ, हमारे बताने के बाद भी उसे यही लगता है कि तुमने उसे बेवजह मारा है। खासकर उसके मॉम डैड तुमसे मिलने की जिद कर रहे थे कि वो तुमसे मिलकर पूछना चाहते हैं कि सलीना तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, फिर तुमने उसे क्यों मारा? मुझे बहुत ही मुश्किल से गुजरना पड़ा उनसे पीछा छुड़ाने के लिए। अरे यार, काफी अजीब है, वो लोग पीछे ही पड़ गए थे। तुमसे तो डरते हैं, सब सामना करना तो दूर की बात है। हमेशा मैं ही फंस जाता हूँ सबके बीच। ऋतिक की सारी बातों को सुनकर नील ने अपने मुंह से सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोला, सलीना के पेरेंट्स जो सोचते हैं या जो बोलते हैं बोलने दो, आई डोंट केयर। मुझे जो करना था मैंने किया, और मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, और ना ही कभी होगा। नील सिंह खुराना ने बरसों पहले सबके बारे में सोचना छोड़ दिया था। नील के एक्सप्रेशन काफी कठोर लग रहे थे। उसकी आंखों के सामने पास्ट की कई बातें चल रही थी, जिसके याद आते ही नील गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऋतिक ने अपने सामने काउच पर बैठे नील को देखा, जिसने सिर्फ कार्गो पैंट्स पहन रखा था, और उसकी अपर बॉडी ऐसे ही खुली थी, और उसके एक हाथ में सिगरेट थी, जिसे वो पीते हुए किसी ख्यालों में खोया हुआ था। ये देखकर ऋतिक ने कहा, तुम्हें डिनर नहीं करना है क्या, जो जब देखो तब सिर्फ सिगरेट ही पीते रहते हो? ये बहुत बुरी आदत है। उसकी बात सुनकर नील अपने ख्यालों से बाहर आया और ऋतिक को घूरते हुए बोला, मैंने डिनर कर लिया था। तभी ऋतिक ने तपाक से कहा, किसके साथ? फिर उसकी टांग खींचते हुए बोला, कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि तुम शादीशुदा हो तो इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही कहा जाएगा। और तो और दादी माँ तुम्हारी टांगे तोड़ देंगी अगर उसे पता चला तो। कज वो शनाया से बहुत प्यार करने लगी हैं। इस पर नील गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है, और खबरदार कुछ भी दादी माँ को बताया तो। मैं लड़कियों को ट्रस्ट नहीं करता, प्यार तो दूर की बात है। ऋतिक भी बिल्कुल चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने कहा, डियो दैट्स वाइट, तुमने एक लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली, जिसे तुम पसंद नहीं करते और जो तुम्हें पसंद नहीं करती। बेचारी शनाया। इस बात से नील की आईब्रोज ऊपर चढ़ गई। उसने ऋतिक को देखकर कोल्ड वॉइस में कहा, वो लड़की कहाँ से बेचारी लगती है तुम्हें? जब देखो तब जासूसी करती रहती है। पता नहीं उसका क्या मकसद है और क्या चाहती है वो। फिलहाल तो मेरे पूरे रूम पर कब्जा किया हुआ है। इस पर ऋतिक ने कहा, तो तुम बालकनी या फिर स्विमिंग पूल के रास्ते भी जा सकते हो अपने रूम में, पर एक शर्त है यहाँ भी। और फिर आगे कहा, अगर तुम्हें रोमांस करना हो तो, अदरवाइज नहीं। समझे? बाय द वे, ये बात तो मैं अब तक नहीं समझ पाया कि शनाया तुमसे दूर क्यों भाग रही है। आई मीन, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, माना कि तुम दोनों के बीच शुरू से ही 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, या पता नहीं अब का क्या है। बट ऐसे तो शनाया तुमसे नहीं डरती थी, पर अब वो तुमसे ऐसे डरती है, कोई एनिमल आ गया हो। सच बताओ डूड, कहीं तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? हम बताओ बताओ। कल से मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पर तुमने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बताया है। मीन्स कुछ तो तुमने किया ही है। ऋतिक की बात सुनकर नील को वो सीन याद आ गया, जब उसने शनाया की बातों से तंग आकर गुस्से में उसे किस करना शुरू कर दिया था। अब नील को ऐसा फील होने लगा था कि शायद शनाया उसी की वजह से उससे दूर तो नहीं भाग रही है, या फिर बात कुछ और ही है। ये अब तक नील को समझ नहीं आ रहा था। ऋतिक जो नील से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, तभी नील उसको घूरते हुए बोला, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता कि वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है। अब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो, वरना तुम्हारी अच्छे से पिटाई हो जाएगी। ऋतिक ने कुछ और कहना चाहा तो नील ने बीच में ही कहा, जल्दी जाओ यहाँ से, वरना ऐसा ना हो कि मेरा सारा गुस्सा तुम पर ही निकल जाए। आगे ऋतिक ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि नील कल पूरी रात जागने के बाद भी आज दिन भर कामों में बिजी रहा है। उसे सोने का मौका नहीं मिला था। कहीं ऐसा ना हो कि नील गुस्से में आकर सच में उसकी पिटाई कर दे, और वो अपने पैरों पर ही चल ना सके। इससे अच्छा है कि वो पहले ही वहां से निकल जाए। कुछ देर बाद नील को जब प्यास लगी तो वो पानी पीने किचन में आया। वो फ्रिज से पानी लेकर पी रहा था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो किचन से बाहर आकर देखा तो शनाया ऐसे भाग रही थी जैसे उसकी जान अभी चली जाएगी, और उसके पीछे नील का कुत्ता गोल्डी उसे फिर से दौड़ा रहा था। ये देखकर नील ने अपना सर झटका दिया। उसे पता था कि गोल्डी शनाया को नहीं काटेगा, पर यह बात शनाया को कहाँ पता थी कि गोल्डी उसे नहीं काटेगा। शनाया इतनी रात को चिल्लाकर पूरे घर को सर पर उठा लिया था। पूरे घर वाले जग चुके थे जो अब तक नींद में थे। नील किचन से बाहर निकलकर आया और लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया, जहां उसकी जासूस बीवी पूरे लिविंग में अब तक 10 बार चक्कर लगा चुकी थी। नील शनाया के चेहरे को देखा, जिस पर डर साफ दिख रहा था। नील ने मन में कहा, ये शनाया रायचंद या राठौड़ क्या कर रही थी, जो गोल्डी इसे लगातार फॉलो कर रहा है। होना हो ये जासूस लड़की कुछ तो गड़बड़ कर ही रही थी, तभी गोल्डी ने उसे फॉलो किया होगा, आई एम श्योर। और फिर आगे कहा, लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं, तभी इसकी हरकतें ऐसी हैं। और फिर गोल्डी को आवाज लगाने ही वाला था कि तभी शनाया ने उसे देख लिया, और अपना सारा डर भूलकर वो उसके पास दौड़कर आने लगी, ताकि वो उसे बचा ले, वरना इतनी रात को उसको बचाने वाला कोई नहीं था।
शनाया दौड़ती हुई नील के पास आकर बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए। आपका डॉग पागल हो गया है, ये मुझे आज काट कर ही छोड़ेगा। शनाया के जुबान से अपने पेट के बारे में बुरी बातें सुनकर नील को काफी गुस्सा आ गया था। वो शनाया को गुस्से में घूरने लगता है। वहीं शनाया ने जब देखा कि डॉग उसके काफी पास आ गया है, तो वो डर के मारे जैसे ही भागना चाही, उसका पैर फिसल गया और वो डायरेक्ट नील के ऊपर गिरी। और फिर वो दोनों काउच पर गिरे। शनाया नील के ऊपर थी और नील उसके नीचे। एपिसोड 70 खुरानाओं ने ऑर्गेनाइज की लाविश होली पार्टी। नील और शनाया एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे और वो दोनों काउच पर थे। ये देखकर शनाया ने कहा, व्हाट द हेल। शनाया की बात सुनकर नील अपनी आईब्रोज चढ़ाते हुए बोला, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम मेरे ऊपर गिरी हो, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा। अब उठने की मेहरबानी करोगी या मुझे ही उठाना पड़ेगा। ये सुनकर शनाया जल्दी से उसके ऊपर से उठकर बोली, तुम अपने डॉग से कहो कि मुझसे दूर रहे, अदरवाइज मैं इसे कहीं दूर छोड़कर आऊंगी। शनाया की बात सुनकर गोल्डी डॉग और भी ज्यादा भौंकने लगा। गोल्डी शनाया की तरफ भौंकते हुए बढ़ता जा रहा था। ये देखकर शनाया फिर से डर के मारे छुपने लगी। गोल्डी से छुपते हुए वो नील के काफी करीब जा चुकी थी, पर उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि वो नील के काफी करीब जा चुकी है। तो वही नील शनाया को अपने इतने करीब देखकर बस उसी को देखे जा रहा था। नील उसके हर एक्सप्रेशन को देख रहा था। उसके डरे हुए एक्सप्रेशन देखकर नील ने मन में कहा, ये लड़की बच्चों की तरह पेट से डर रही है और इसकी तो एज भी 21 या 22 ही होगी। फिर ऐसे में क्या ये जासूस हो सकती है? ये सारी बातें नील को कंफ्यूज कर रही थी। शनाया के चेहरे की मासूमियत देखकर नील को ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल इनोसेंट है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पर तभी उसे वो सारी बातें याद आती है कि ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि कुछ तो इरादे हैं इसके। ये सब सोचकर नील ने उसे देखकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है, गोल्डी जा चुका है। नील ने गोल्डी को इशारा करके जाने को कहा था, तो गोल्डी वहां से चला गया था। शनाया ने सर उठाकर सामने देखा तो सच में गोल्डी नहीं था। शनाया ने चैन की सांस ली और अपने रूम में जाने लगी। तभी नील शनाया की कलाई को पकड़ लिया और एकदम से अपनी तरफ खींचकर बोला, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी? शनाया ने मन में कहा, ओह माय गॉश, अब मैं क्या जवाब दूं इसे कि मैं क्या कर रही थी, जब गोल्डी ने मुझे फॉलो करना शुरू किया था। अगर इसे पता चला तो पक्का इसे पता लग जाएगा कि मैं ही काफी टाइम से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश रही थी और फिर इसे आर्यन के बारे में पता लगने में जरा भी देर नहीं लगेगा। शनाया ने एक्सक्यूजेस देते हुए कहा, वो मैं पानी पीने रूम से बाहर आई थी, तभी तुम्हारा डॉग मेरे पीछे पड़ गया और बाकी तुम समझ सकते हो। तभी अचानक नील शनाया को डांटने हुए कहा, शट अप, आगे से मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर तुमने गोल्डी को डॉग कहा। आई होप यू गॉट इट। फिर क्या था, देखते ही देखते उन दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगी। इसी बीच दादी माँ और कोयल स्टेयर्स से नीचे आ रही थी। लेकिन जब दादी माँ ने उन दोनों को इतने करीब से लड़ते हुए देखा तो कोयल को वहीं रोकते हुए बोली, कोयल बेटे आप यहीं रुक जाए। दादी माँ की बात सुनकर कोयल कंफ्यूज होकर बोली, बट वाई दादी माँ, आपने भी सुना था ना भाभी कितनी जोर से चिल्लाई थी, हमें उनको जाकर देखना चाहिए। पता नहीं क्यों चिल्लाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं फिर से किसी ने भाभी को किडनैप करना चाहा तो। इस बात पर दादी माँ ने उसके सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, देखो जरा उस तरफ, और फिर कोयल को लिविंग रूम की तरफ दिखाते हुए बोली, देखो नील और शनाया कितने करीब हैं। इस पर कोयल भी उन दोनों को देखते हुए बोली, हाँ दादी माँ, पर अब क्या करे? दादी माँ उसको पकड़कर अंदर की तरफ ले जाते हुए बोली, बुद्धू वो दोनों हमारे वहां पर जाने से डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे। अब जाकर दादी माँ की बात कोयल को समझ आई थी और वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे हाँ दादी माँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो दोनों इस बात से खुश थे कि नील और शनाया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि जिसे वो दोनों करीब आना समझ रहे थे वो एक जबरदस्त आर्ग्यूमेंट हो रही थी और कुछ भी नहीं। दादी माँ ने भी कोयल को मुस्कुराते हुए बोला, हम कल का दिन काफी खास होने वाला है। इस पर कोयल ने कहा, क्यों दादी, कल कुछ स्पेशल है क्या? प्लीज दादी माँ, लेट मी नो, आई एम क्यूरियस टू नो। दादी माँ ने कोयल की बढ़ती एक्साइटमेंट देखकर कहा, क्योंकि बेटे कल हमारे घर में होली पार्टी है। दादी माँ की इस बात को सुनकर कोयल हैरानी से भर गई, मानो उसे दादी माँ की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। कोयल ने दादी को देखते हुए हैरानी से कहा, बट दादी माँ, हमारे घर में तो कभी भी होली नहीं मनाई जाती है, क्योंकि नील भाई को ये बिल्कुल नहीं पसंद है, फिर ये कैसे हो सकता है? कहीं आप मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही ना दादी माँ, प्लीज सच बताए दादी। दादी माँ मुस्कुराते हुए कोयल के गाल पर एक चपत लगाते हुए बोली, अरे हाँ बाबा, कल हमने एक लैविश होली पार्टी ऑर्गेनाइज की है। आगे दादी माँ ने कहा, शनाया को होली काफी पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि होली पार्टी होनी चाहिए, हमारे घर उस बच्ची का मन खुश हो जाएगा। वैसे भी कितने बड़े सदमे से निकली है वो, काफी कुछ हो गया है उसके साथ, ऐसे में उसे खुशी का माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है। इस पर कोयल ने कंफ्यूज होते हुए कहा, ओफो दादी माँ, फिर तो रहने दीजिए, नील भाई घर पर कोई पार्टी नहीं होने देंगे और ना ही वो कभी मानेंगे इसके लिए। अच्छा भाई की चमची, तुम्हारे नील भाई की दादी हूं मैं, देखती हूँ कैसे नहीं मानता है वो, और वैसे भी मुझे पता है नील को कैसे कन्विंस करना है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो बेटे, तुम लोग बस तैयारियां शुरू कर दो, काफी शानदार पार्टी होने वाली है हमारे घर पर, काफी सारे गेस्ट और हमारे रिलेटिव्स भी आएंगे। दूसरी तरफ लिविंग रूम में नील और शनाया के बीच अब जाकर बहस खत्म हुई थी। तभी शनाया ने कहा, कोई कुत्ते से इतना प्यार कैसे कर सकता है?
कि उसे एक डॉग बोलने में बुरा फील होने लगे। शनाया की बात सुनकर नील का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी हिम्मत कैसे हुई गोल्डी को कुत्ता बोलने की। नील के एक्सप्रेशन देखकर शनाया को तुरंत पता लग गया कि उसने फ्लो में काफी गलत वर्ड यूज किया है। वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर वहां से चलती बनी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे नील सिंह खुराना अभी अभी उसे पकड़कर इस बात की सजा देगा। पर वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। वो जल्दी जल्दी ऊपर भागी जा रही थी और मन ही मन प्रे कर रही थी कि प्लीज गॉड मुझे बचा लीजिए इस राक्षस से। कुछ सेकंड बाद शनाया को जब एहसास हुआ कि जिसका उसे डर था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, तो उसने डरते हुए मुड़कर देखा तो नील अभी भी लिविंग रूम में ही था। वो काउच पर बैठकर गोल्डी को अपने पास करके उसके बालों को सहला रहा था और उससे बातें भी कर रहा था। ये देखकर शनाया की आंखें चौड़ी हो गई। वो मन में बोली, ओह माय गॉश, ये माफिया एक डॉग से इतना प्यार करता है, जैसे वो उसकी फैमिली हो। ये क्या अमीर लोगों का चोचला है। और फिर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, अमीर बिजनेसमैन के अजीब से शौक। इसी बीच नील की नजरें ऊपर गई और उसने शनाया को घुरकर देखा तो शनाया जल्दी से अपने रूम में भाग गई। अगले दिन सुबह सुबह खुराना मैंशन में काफी चहल पहल थी। सब लोग होली की तैयारी कर रहे थे। होली पार्टी गार्डन में ऑर्गेनाइज की गई थी। काफी अमीर और विप लोग इस पार्टी में इनवाइटेड थे। ज्यादातर लोग बिजनेस वर्ल्ड से थे। नील जब तैयार होकर स्टेज से नीचे आया तो सबको व्हाइट ड्रेस में देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। कोयल और माही रंगोली बना रही थी। रिदान और ऋतिक उन दोनों की मदद कर रहा था। नील जब स्टेज से नीचे आया तो उसकी लेडी असिस्टेंट रूपाली काउच से ब्लेजर लेकर उसको पहनाते हुए उसको कुछ फाइल देती है जिसमें शनाया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। नील उस फाइल को काफी गौर से देख रहा था। साथ ही उसके एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। इस वक्त वो काफी कठोर हो गया था। इससे पहले कि नील रूपाली से इस बारे में कुछ कहता, तभी वहां ऋतिक आ गया और नील को इतना तैयार देखकर बोला, ओम क्या बात है डैशिंग मैन, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? और तुम्हें क्या जरूरत है इतने अच्छे से तैयार होने की? अब तो तुम मैरिड हो डूड, और वैसे भी तुम्हारे पीछे अभी भी बहुत सी लड़कियां पड़ी हुई हैं। इतना बोलकर नील रूपाली को देखता है तो रूपाली यहाँ वहां देखने लगी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि ये कमीना ऋतिक कहीं उसी के बारे में तो नहीं बोल रहा है। आगे ऋतिक ने रूपाली के चारों तरफ घूमते हुए कहा है, ना मिस रूपाली, और ये भी पॉसिबल है कि वो तुम्हारे आसपास ही हो। ऋतिक की बात वहां सब समझ रहे थे सिवाय नील के। वहीं ऋतिक की बात सुनकर कोयल और माही मुस्कुरा रही थी। इससे पहले कि ऋतिक कुछ और भी कह पाता नील उसको देखकर बोला, ये बताओ कि घर में हो क्या रहा है? ये व्हाइट आउटफिट्स और रंगोली वगैरह। ऋतिक अपने दोनों हाथ फोल्ड करके बोला, ये सब होली की तैयारी चल रही है। दादी माँ ने गार्डन में एक लक्जरी होली पार्टी रखी है और तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें भी अटेंड करनी है। वैसे भी शादी के बाद ये तुम्हारी पहली होली होगी। तुम्हें शनाया के साथ मिलकर होली खेलनी चाहिए और ये लाविश पार्टी एंजॉय करनी चाहिए। दैट्स इट। इस पर नील ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये पार्टी नहीं हो सकती। ऋतिक ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, गेस्ट पहुंचने वाले हैं और सब कुछ हो चुका है। इस पर नील ने कहा, मैं अभी दादी माँ से बात करता हूँ, ये पार्टी नहीं हो सकती। आई डोंट लाइक ऑल दीज येट दिस इज हैपनिंग। कुछ देर बाद नील दादी माँ के रूम में खड़ा था। दादी माँ ने उसे सब कुछ बता दिया था कि अब सब कुछ हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, हम गेस्ट को क्या जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात दादी माँ ने ये बताई थी कि शनाया का मन बहलाने के लिए मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है। क्या तुम नहीं चाहते कि शनाया खुश हो, उसका यहाँ मन लगे? और भी काफी कुछ दादी माँ ने अपने तरीके से उसे काफी कुछ बताया। कुछ देर सोचने के बाद नील को आखिर में मानना ही पड़ा। असल में दादी माँ ने उसे काफी इमोशनल ब्लैकमेल किया था। कुछ देर बाद सब लोग गार्डन में मौजूद थे। ऑलमोस्ट सभी ने व्हाइट आउटफिट को वेयर किया हुआ था। सारे गेस्ट रिलेटिव्स और सभी के फ्रेंड्स भी पहुंच चुके थे, जिनमें से सभी के दोस्त ने शिरकत की थी। माही के भी फ्रेंड्स आए थे। वहीं कोयल और रिदान इनफैक्ट दादी माँ को बोलकर शनाया ने अपनी फ्रेंड अनुष्का को भी इनवाइट किया था, पर वो अब तक नहीं आई थी। सब लोग गार्डन में होली पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी शनाया गार्डन में पहुंचती है। उसने व्हाइट कलर की घुटने से थोड़े नीचे तक की बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक को वेयर किया हुआ था। साथ ही उसने मैचिंग हेयर बैंड कैरी किया हुआ था और फ्रंट से दोनों तरफ से लंबे बाल आगे लटक रहे थे, जिससे शनाया का लुक और भी ज्यादा वंडरफुल लग रहा था। शनाया के चेहरे पर आज एक अलग ही चमक था, जैसे आज इस होली पार्टी में कुछ होने वाला हो। वो बार बार अपनी रिस्ट वॉच टाइम देख रही थी। कुछ तो था उसके मन में जिसकी प्लानिंग उसने पहले ही कर रखी थी। वहीं कुछ लोग इस पार्टी में और भी आने वाले थे शनाया से मिलने, जिसकी उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो दूसरी तरफ नील की आज एक इंपॉर्टेंट ड्रग डील भी इसी पार्टी में होने वाली थी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।